अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहावजल और आप इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जितने भी लोग हैं आज मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूंगी वो ये कि आज सुबह उठकर आपने चाय ज़रूर पीनी है बिकॉज टी इज़ फैंटास्टिक फॉर टुडे। टेक अ सिप। उसके बाद मुझे लगता है कि मशरूब हमारा जो है ना कौमी वो तो चाय है लेकिन हमारा कौमी एजाज भी बन गया। किस दिन? 27 फरवरी। चेक करें आज डेट क्या है, आज है 27 फरवरी। तो इस सिप के बाद याद करें आप उस ऑपरेशन को जिसे हम स्विफ्ट रिटॉर्ट कहते हैं। वो ऑपरेशन जिस दिन 2 जंगी तैयारों ने कंट्रोल लाइन को क्रॉस करके पाकिस्तान आने की कोशिश नहीं की बल्कि पाकिस्तान आ गए, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन को हमने पकड़ा। और चूंकि अभी रिसेंटली मेहमान नवाजी जावेद अख्तर साहब की भी की है, अभिनंदन साहब की भी की थी, लेकिन इनको ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होती। तो ये चाय और आज का दिन इसको डिटेल में इस ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हरमीत पाजी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी चाय आज की कैसी है। वैसे चाय तो पीना उन्होंने कहा था छोड़ दी है, लेकिन उन्हें कहते हैं कि आज आपने चाय जरूर पीनी है। हरमीत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने दुरुस्त फरमाया आज चाय पीनी चाहिए आपको भी। आज खास दिन है चाय का और हमें याद है वो दिन जब अभिनंदन साहब आए थे और उसने सैर करना था पाकिस्तान को। और बड़े जिस तरह हम हिंदुस्तान के चैनल्स पे देखते हैं कि घुसपैठी और घुस के मार और इस किस्म के डायलॉग, जैसे लगता है कि कोई तामिल की कोई फिल्म हम देख रहे हैं, कोई न्यूज़ का कोई साफ़ी नहीं बैठे हैं। और जिस किस्म की डायलॉग बाजी होती है और जिस किस्म की जुमले कसे जाते हैं और उसके बाद जो मुकाबला होता है, लेकिन बहरहाल क्योंकि ज़ाहिर बात है चाय पाकिस्तान की वैसे भी बहुत अच्छी चाय होती है और ख़ासकर पिंडी की चाय, फिर वो वाली स्पेशल चाय अगर पिलाई जाए तो ज़्यादा मशहूर है हमारी। तो अभिनंदन साहब को जब चाय पिलाई गई तो वो चाय बड़ी ज़्यादा मशहूर हुई और उन्होंने खुद भी वहाँ पे जब वो हिंदुस्तान गए तो फिर उसकी बड़ी तारीफ भी उसने की और बड़ी ज़्यादा हमने देखा कि पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे वो चाय काफ़ी वायरल हुई। लेकिन ये एक चीज़ जो हमने देखी, क्योंकि हमेशा हमने देखा कि जो पहल की जाती है और फिर उस तरह जब मात दी जाती है तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये घर में घुसना जो है कितना मुश्किल पड़ सकता है, कितना तकलीफ दे हो सकता है। फिर वो सारे मनाजर जो आपने देखे और अभी मैं देखता रहता हूँ हिंदुस्तान की कुछ डॉक्यूमेंट्री में जिसमें अभिनंदन जिस तरह सीना तान के चौड़ा करके वो जिस किस्म का झूठ बोलते हैं और फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है कि अभिनंदन में कैसे वो गए और क्या क्या उसने किया, लेकिन हकीकत कुछ और होती और हकीकत सबके सामने उस वक्त आई जब हमारे कुछ 40 के करीब, एक तो हम वैसे जदोजहद कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरह मौसमियाती तब्दीलें जिस तरह रहनुमा हो रही हैं, तो हमारे 40 दरख्तों को जिस तरह शहीद किया बेदर्दी से और हिंदुस्तान ने जिस तरह ड्रामा रचाया कि हमने फलां कैम्प जो है वहाँ पे दहशतगर्दों के निशाना बनाया, तो उसके बाद वो सारी रियलिटी बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी दिखाई गई और इनका अटैक कैसे और दोबारा जब इन्होंने अटैक किया तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनके जितने हरमीत आप एक बातों में ऐड कर ले एक चीज़, अब वो क्लिप नहीं भूल सकते कि चाहे वो जितना मर्जी झूठ बोलें, डॉक्यूमेंट्रीज में जैसे मर्जी बात करें, जब उन्हें नहला धुला के तैयार करके मेहमान नवाजी करने के लिए चाय का कप उनके हाथ में थमाया तो वो टीज फैंटास्टिक वाला जो एक डायलॉग है ना वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ था, भारत में भी पाकिस्तान में भी। तो चूंकि हमारा कौमी मशरूब है चाय, लेकिन हमारा एजाज़ भी बना। लेकिन आज का दिन जो है वो पाक फ़ज़ाइया यानी तीनों मुसल्लह अफ़वाज की अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनको खराज तहसीन पेश करने का दिन है आज के दिन। और अगर उस दिन की खास तौर पर बात की जाए यानी 27 फरवरी की बात की जाए तो आज से 4 साल पहले, ठीक 4 साल पहले स्विफ्ट रिटॉर्ट ये ऑपरेशन जब किया गया तो जो 2 जंगी तैयारे कंट्रोल लाइन को क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुए, ना सिर्फ हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने यानी पाक फ़ज़ाइया ने उनको मार गिराया बल्कि उसके साथ साथ विंग कमांडर अभिनंदन को अपनी हिरासत में भी लिया। और हिरासत में लेने के बाद नहीं उनके साथ जो कुछ करना था या जो कुछ हम एज्यूम कर सकते थे एक आम पब्लिक जो सोच सकती है उससे बिल्कुल अपोजिट किया, क्योंकि हम एक पुरअमन मुल्क है ना, हम एक कौम है, मेहमान नवाज कौम है, नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए, चाय पिलाई और उसके बाद वापस भी भेज दिया। तो ये मेहमान नवाजी आपको पता है हरमीत, हम आज इस पर भी बात करेंगे। 2-4 दिन पहले भी जावेद अख्तर साहब जो कि सरहद के इस पार भी लेजेंड है उस पार भी लेजेंड है, उनके भी हमने बहुत मेहमान नवाजी की, लेकिन मेहमान नवाजी डाइजेस्ट जो है वो थोड़ी मुश्किल से होती है। तो ये मुश्किल आपको आगे भी पेश आती रहेगी अगर आप इस तरह की जरूरत करते रहेंगे तो। ऑल दो ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो है उसको आज 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस पर हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात भी करनी थी, अब डिटेल में भी इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन चूंकि इस खबर के साथ साथ और भी आज चूंकि मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है, अ ब्रांड न्यू वीक,
लेकिन वीकेंड बहुत अच्छा था लाहौर में। चूंकि लाहौरियों को थोड़ा सा मसला होता है ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन पीएसएल ने भी रही सही कसर जो है वो पूरी कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग का ये आई थिंक 15वां हमारा था मैच जो कि लाहौर कलंदर से जीता है। और हरमीत मैंने थ्रू आउट मैच तो नहीं देखा बिकॉज आई वाज बिजी, लेकिन जो मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं ना उसने पैसे वसूल कर दिए इस दफ़ा पीएसएल के सीजन के। तो ये एचबीएल सीजन 8 जो है आप देखिए, शाहीन शाह अफरीदी तो मेरे ख्याल से शादी के बाद कुछ और ही फॉर्म में लग रहे हैं हमें, लेकिन उन्होंने क्या बॉलिंग कराई, पूरी दुनिया में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ऐसी बॉलिंग जिसमें आप बैट ही तोड़ दें तो वो तो आपको कम ही देखने में मिलता है। ऑल दो ये क्लिप बहुत वायरल हुआ है, लेकिन एक विक्ट्री जो लाहौर कलंदर्स को मिली है उसका भी हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, हम भी सेलिब्रेट कर लेते हैं बीइंग अ लाहौरी। आप भी सेलिब्रेट कर लें इस्लामाबाद में, फिर भी कर लें। नहीं तो आपने दुरुस्त फरमाया कि हमने देखा कि जिस किस्म एक तो होम ग्राउंड पे फिर इस किस्म की रन्स का जो अंबार था वो खड़ा किया गया, क्योंकि हमने देखा कि पीएसएल में इस किस्म इतने ज़्यादा कभी रन्स नहीं बने। और आपने देखा कि फ़खर जमान या अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह ज़बरदस्त किस्म की पारी खेली, छक्के चौके जिस तरह लगाए और गरमाए रखा वहाँ लाहौरी जितने भी स्टेडियम में थे। और जिस किस्म से, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक्साइटमेंट तो ज़्यादा थी, फिर अपनी टीम को सपोर्ट करना वो भी होम ग्राउंड पे। और कहीं ना कहीं हम आज भी देख रहे हैं कि पीएसएल में अगर आप देखें तो अब तक लाहौर जो है वो कामयाबी समेटता जा रहा है। और जिस तरह आपने फरमाया कि भाई शाहीन शाह जो है शादी के बाद भी उनकी स्पीड में कमी नहीं आई है, तो मुझे वो हसन अली आज आ गए। हसन अली साहब ने जब शादी की तो उसके बाद मामला तो उसकी स्पीड भी कम हुई और बहुत सारे मामला में अक्सर अनफिट रहा करते थे। तो फिर कुछ तस्वीर लोगों ने वायरल की सोशल मीडिया पे और पता चला कि हसन अली साहब जो हैं बड़े ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हैं। लेकिन खैर शाहीन शाह अफरीदी की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और जिसकी वजह से हमने देखा कि कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं जब देख रहा था कि दोबारा पिशावर ज़ल्मी के कुछ दो बैट्समैन शुएब को मैं देख रहा था, बड़े कमाल के वो कोशिश कर रहा था और दोबारा वापस आने की, और मुसलसल उसने किसी को नहीं बख्शा था। लेकिन फिर उसके बाद जैसे उसकी विकेट गिरी तो फिर विकेट गिरना शुरू हो गई और उसके बाद फिर आपने ये देखा कि लाहौर कलंदर जो है ये जीत अपने नाम कर गया। लेकिन हाँ, ये वीडियो बड़ी मंजर आम पर बड़ी सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश करी है, ये बल्ला टूटने वाली। और हमने देखा कि मुझे कल याद है कि शुएब अख्तर साहब ने एक ट्वीट किया था और जिसमें लिखा किया था कि कहाँ है वो स्पीड बॉलर्स, ना आप लोगों की शर्ट्स खुली है, ना लंबे लंबे बाल हैं और ना किसी को की अभी तक आप लोगों ने पिटाई की है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, शुएब अख्तर का एक अलग चार्म्स था, वो जब भी आते थे और सौरव गंगुली को जब लगी थी उसकी गेंद, और सौरव गंगुली एक कमाल के खिलाड़ी थे, उस वक्त ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन थे और वो घूमते घूमते जो है वो वहाँ पे जिस किस्म की चोटें उसको आई और काफ़ी टाइम तक फिर उनको वापस लेके गए थे। इसी तरह बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने पवेलियन जख्मी करके लौटा उधर भेजा। तो इस किस्म की वीडियो जो है हम देख, लेकिन कल शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो दोबारा याद ताज़ा करा दी शुएब अख्तर की कि भैया आज भी स्पीड कम नहीं हुई, आज भी हम वही हैं और अगर हम सर तोड़ना जो है उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन बल्ला हम तोड़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो है ना वो सेट किए जा रहे हैं। बीइंग अ लाहौरी तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस आज के मॉर्निंग शो में इसको सेलिब्रेट ही करती रहूं। अगर आप लाहौर में रहते हैं ना और जो स्क्रीन के सिर्फ लोग मुझे देख रहे हैं, तो बीइंग अ लाहौरी आपको पता है कि लाहौर कलंदर्स के जो बड़े बड़े टैग हैं और बड़े बड़े लोगोज हैं, उनके वार्म वेलकम के लिए जो लाइटनिंग की गई है। कल मेरा डिफेंस जाना हुआ, अगर हम राउंड अबाउट की बात करें, लिबर्टी की, कजाफी की, तो इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग की हुई है जस्ट बिकॉज कि हमने अपनी टीम को वार्म वेलकम करना है, हमने उनको इनकरेज करना है, हमने उनका खून डबल करना है, उनको अप्रिशिएट करके। लेकिन जो है ना पैसा वसूल एक परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी के साथ साथ पूरे लाहौर कलंदर्स की 242 का हदफ था जो कि लाहौर कलंदर्स की तरफ से दिया गया था और पेशावर ज़ल्मी ने 9 विकेटों की जो है नुकसान पर 201 यानी सिर्फ 201 रन्स बनाकर ये जीत जो है वो लाहौर कलंदर्स के नाम कर दी। ऑल्दो ये 15वां मैच था और लाहौर में इस वक्त हैपनिंग बहुत ज़्यादा है। अगले मैचेस के लिए भी काफ़ी उम्मीद है कि पिछली जो जीत है ना पीएसएल की लाहौर कलंदर्स को वो रास आ गई है। उसके बाद अब अगर आप मैचेस देखें 1 बाय 1 या विक्ट्री भी देखें तो दूर से हमें लगता है कि ये ट्रॉफी इस दफ़ा फिर लाहौर ही आएगी। बीइंग लाहौरी तो आप काफ़ी खुश होंगे, तो इसको सेलिब्रेट भी करें और इनकरेज भी करें और ट्रोलिंग थोड़ी कम करें सोशल मीडिया पे, मैं तो आपसे यही कहूँगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आज हमारा एक टिपिकल रनडाउन जो है वो बहुत डिटेल्ड रनडाउन है क्योंकि पॉलिटिकल हैपनिंग्स को हमने शुरू में मिस कर दिया। आज अच्छी खबरें थी इसलिए हमने सोचा कि सियासत से मुंसलिक खबरें आपको नहीं देते, लेकिन एक खबर आपको पता है कि राजनपुर में
ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं उसमें पीटीआई को वाज़ेह बरतरी जो है वो हासिल हुई है। अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो कहा जा रहा था, लेकिन अभी विक्ट्री ऐसा ऐसा कन्फर्म होती जा रही है। इसके अलावा अस खुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया है केपी की और पंजाब असेंबली में इलेक्शन यानी इंतखाबात का, उस पर आज एक और अहम समाअत होनी है। 9 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच जो है उसमें आप जानते हैं कि 2 जजेस ऐसे हैं जिस पर ऑब्जेक्शन के लिए दरखास्त आज जमा कराई गई है। उसी की हियरिंग आज होनी है, उसी पर आज बातचीत की जाएगी और इसको आज की टॉप स्टोरीज में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं डिटेल में। स्टोरीज में पहले सबसे हमने बता दिया कि पॉलिटिकल हैपनिंग्स क्या क्या हो सकती हैं, जेल बरो तहरीक का भी थोड़ा सा तस्करा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर आज होने वाली समाअत पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात जो कि रावलपिंडी में हुए हैं कौमी असम्बली के, उसमें पीटीआई की बर्तरी को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स वीकेंड में हुई। आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने नैब कवानीन में तरमीम की काफ़ी बात की और हरमीत इस पर काफ़ी बातचीत भी की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जजेस को भी इसमें शामिल किया जाए और ये भी काफ़ी गर्दिश में रही खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, तो इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ऑल दो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे कि लाहौर में निजी कॉलेज के तलबा ने गैंग बना लिया है और ये गैंग हमेशा यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा है हरमीत ये रहा है, कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता खबर हम इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, लेकिन हमने यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ है, आपने यूनिवर्सिटी पढ़े हो, यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की कोई हो या हैशटैग कोई नाम आप लाहौर का ले लें। आपको पता है कि अब जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको पता ही होगा मैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, किन तलबा और तालिबात की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर ग्रोह बने हुए हैं, आप यूँ के बदमाश ग्रोह बने हुए हैं और वो मैनिपुलेट भी करते हैं, उनकी एक बदमाशी और मोनोपली भी होती है पूरी यूनिवर्सिटी में। तो इस पर भी हरमीत हमने आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करनी है कि अब ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती जा रही हैं इसको कंडेम करने के साथ साथ कंट्रोल करना भी जो है ना वो वक्त की अहम ज़रूरत है। और तो आगे बढ़ेंगे और मुंबई हमलों के जिम्मेदार, ये एक और मेहमान नवाजी की हम बात करेंगे। मुंबई हमलों के जिम्मेदार आज़ादाना पाकिस्तान में घूम रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, लेकिन ये जो वाहिद एक स्टेटमेंट जावेद अख्तर साहब की जानिब से दी गई, आप सरहद के इस बार भी लेजेंड है, आप सरहद के उस बार भी लेजेंड है, आपको हम बहुत काबिल इज्जत समझते हैं, काबिल एहतराम समझते हैं, उसी को मलूज़े खातिर रखते हुए पाकिस्तानियों ने भरपूर मेहमान नवाजी की आपकी, तो थोड़ा आपको भी ख्याल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अलबत्ता ख्याल नहीं किया। और फिर अब मुझे नहीं समझ आती हरमीत कि आपने वो क्लिप्स आपको पता है देखे होंगे, जो तालियां पीटने वाली आवाम थी शायद उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या बात की जा रही है या हमारे बारे में क्या बात हो रही है। प्रॉब्लम यही है ना कि हम अगर इस किस्म के इवेंट कराते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इस किस्म की ऐसी शराइत भी होनी चाहिए कि आपने क्या गुफ्तगू करनी क्या नहीं करनी है। हिंदुस्तान में अगर हमारे लोग जाते हैं तो कभी आपने नहीं देखा होगा क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के हवाले से पहले बता दिया जाता है। मैं वहाँ पे ये जो क्लिप मैंने देखा वाकई में ये एक ऐसी क्लास है जिसको ये इससे कोई सरोकार नहीं होता। और मैं दोबारा जब देख रहा था कि रिस्पांस बहुत अच्छा तरीके से हम दे सकते थे कि भाई आप अगर पॉलिटिक्स की तरफ लेके गए हैं तो भाई हमारे पास तो वैसे वो खलबूशन यादें पहले से पड़ा हुआ है, ऐसे में बेतहाशा सबूत हमारे पास हैं, लेकिन हम इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे और सिर्फ मोहब्बत अमन और भाईचारे की कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस सियासत इसको घुसेड़ रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं इस अल्फाज का जो चुनाव आप कर रहे हैं और जिस तरह आपसे सवाल किया गया है वो सवाल सिर्फ आम नॉर्मल रूटीन में हंसी मजाक के तौर पर था और आप उसका जवाब उसी तरह दे सकते थे। लेकिन जावेद अख्तर साहब जो है वो कभी कभी हिंदुस्तान में भी इस किस्म के बयान देते रहते हैं और जिसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि आरएसएस के गुंडे जो हैं वो उसके खिलाफ उसके रिहाइशगाह के आगे पीछे हमें दिखाई देते हैं। तो इधर भी उन्होंने इस किस्म का एक जवाब दिया। लेकिन बहरहाल एक सरजमीन की अपना एक रियासत का अपने कानून होता है, अपना एक सिस्टम है और उसी सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए आप कम से कम जो अल्फाज का चुनाव करते हैं तो फिर उसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और हरमीत अदब भी फेस्टिवल था, आपको पता है फेस्ट फेस्टिवल एक अच्छी हैपनिंग थी लाहौर में। लाहौर ये जो है वो चूँकि सियासत के स्ट्रेसफुल माहौल से निकलकर फेस्ट फेस्टिवल को लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन उस अदबी फेस्टिवल में जिस बेअदबी का आपने मुजाहरा किया है ना उसके बारे में आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और कुछ लोगों को भी अपने साथ लेंगे। इस हवाले से तो सोशल मीडिया पर आपने काफ़ी पहली हैपनिंग देखी होगी और इसको कंडेम भी किया जा रहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। हमारे अगर यहाँ पर तमाम तर सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो उन्होंने तो की ट्वीट है या इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट तो डाली है, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के बाद जो भारत की जानिब से ट्वीट आई है उस पर हमें ज़्यादा शर्म महसूस हुई है, क्योंकि आपको पता है कंगना रनावत की आपने वो ट्वीट तो देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि घुस के मारा। तो वो तो मतलब ऐसी चीज़ें, उसके बाद हमारी जो आवाम है वो जागी, हमारे सेलिब्रिटीज़ जागे और कहा कि हमें नहीं पता था कि वो ऐसी बात करके आए हैं।
ऑल दो आपने बहुत सारे क्लिप्स ऐसे भी देखे होंगे, खातूने खाना तो उनके घुटने के साथ ही चिपकी रही, और ठीक है हम मेहमान नवाज कौम है, हमने वो उनका जिस अच्छे से तरह मेहमान इमोशनल नवाजी सीन की। था, जैसे पता नहीं कौन सा पीर फकीर आके और जिसके घुटने में टेक के वो रो रही थी, जज्बाती हो रही थी, और पता ऐसा नहीं। लग रहा था कि जिस किस्म से She वो is गुफ्तगू not कर in रहे थे, तालियां senses। बज रही। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऐसी क्लास पाई जाती है जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया सोशल मीडिया पे, और उनको कोई सरोकार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये मुल्क जो है, माजरत के साथ मैं बारहा ये बात कहता रहता हूँ कि सिर्फ 2 लाख लोगों के लिए बना है, बाकी जो ये जो 21 करोड़ और बाकी आप हिसाब लगा लें 22 करोड़ के करीब, जो उससे 2 लाख माइनस कर दें तो ये हम जो हैं ये सिर्फ जज्बात और मुल्क के साथ वो जितने भी अपनाइत है या मोहब्बत है वो कहीं ना कहीं हमारी जुड़ी हुई है, लेकिन उन लोगों को कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो सारा कुछ मिल जाता है और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है, तो जिसकी वजह से उनको ये परवाह नहीं होती कि मुल्क के हवाले से कौन क्या कहता है, लेकिन उनका अपना निज़ाम जो है वो भरपूर तरीके से चल रहा है। तो मैं वो वीडियो देख रहा था, कोई गाना गा रहा था, कोई घुटनों में लेट के महाराज महाराज कर रहा था। तो माजरत के साथ बहरहाल आप क्या करें, सोसाइटी जब इस किस्म से बटी हो तो फिर इस किस्म के लोग और इस किस्म की चीज़ें तो आती रहती हैं। खैर, इसको आज की टॉप स्टोरीज भी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक सेगमेंट था जिसका इंट्रोडक्शन आपको देना था, लेकिन इसको डिटेल में भी विद सीनियर एनालिस्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक नया ट्रेंड भी है, दुनिया में काफ़ी इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी इसकी जदीद तरीके से जो है उसको लॉन्च करने की या इंडल्ज करने की इंडस्ट्री में बड़ी कोशिश की जा रही है। तो ऑल दो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और सीनियर जो है वो डाटा साइंसदान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, ताकि उनसे कुछ इस हवाले से हम डिटेल में टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो आपसे शेयर कर सकें और आपको भी पता चले कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से आप किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या आपका डाटा किस तरह से मज़ीद महफूज हो सकता है। ऑल दो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। आगे बढ़ते हैं, आज के डेली डोज की तरफ चलते हैं। मंडे डोज में हमारी टीम कौन कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए ढूंढ के लेके आई है उसकी जानिब चलते हैं। सबसे पहले टॉप ऑफ द ऑल आपको बताते हैं कि एक ऐसा कस्बा, आपको पता है कस्बा किसे कहते हैं, अगर नहीं पता चले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। आपको पता है कि गांव से थोड़ा सा बड़ा और शहर से छोटा जो इलाका होता है उसे हम कस्बा कहते हैं। अब ये कस्बा हम आपको दिखाते हैं। अब ये कस्बा कहें या हाई राइज बिल्डिंग कहें, ऑल दो ये आपको जो नजर आ रहा है दरअसल ये हाई राइज बिल्डिंग नुमा एक कस्बा है, जहां पर एक ही 14 मंजिला ये इमारत है हरमीत, और 14 मंजिला इमारत में ही अंदर आपके मेडिकल स्टोर भी है, अंदर आपके अस्पताल भी है, अंदर आपके जिम भी है, अंदर आपके रेस्क्यू भी है, अंदर ही आपका पुलिस स्टेशन है, अंदर ही आपने सब कुछ रहना है। तो ये दुनिया का मुनफरिद तरीन एक आप यूँ कह सकते हैं कि कस्बा है जिसकी तमाम तर आबादी एक ही इमारत में मुकीम है। तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग भी यहाँ पर मुकीम नहीं है, और जितने लोग रहते हैं बस उनकी ही कैपेसिटी। अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको भी यहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है, कहीं और नहीं आप एडजस्ट कर सकते, बिकॉज आप कहीं और घर बना ही नहीं सकते, इसी बिल्डिंग में रहना है आपने। ऐसे याद आ रही हैं कि कुछ इलाके मैंने जहाँ देखे हैं इंडोनेशिया और मलेशिया के इलाकों में, कुछ जंगलात में मैं गया हूँ, वहाँ पे जो जंगली लोग होते हैं उनकी कम्युनिटीज़ जो है वहाँ पे आप देखेंगे ना कि वो उन्होंने एक ही जंगल के बीच में छोटे छोटे जो है झोंपड़ियाँ बनाई होती हैं, और गैदरिंग के लिए एक सहन सा बना होता है जिसमें पूरी कम्युनिटी जो है यानी एक बहुत बड़ी आबादी होती है, और वो वहाँ पे रहन सहन का जो सिस्टम होता है वहाँ पे ही एक हकीम बना होता है, क्योंकि मेडिसिन से वो काफ़ी दूर होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको उसी जगह पे जो है वो पाई जाती हैं। और फिर मैं ये देखा है कि उनकी जो गैदरिंग, उनकी जो तकरीबात होती हैं, और फिर शादी ब्याह की मैं बात करूँ तो वहाँ पे अगर शादी भी होती है तो सब कंट्रीब्यूशन करके उस शादी में हिस्सा डालते हैं, और वो शादी बड़े ज़बरदस्त धूमधाम से होती है और पूरी कम्युनिटी उसको सेलिब्रेट करती है, और उनका डांस रक्स जो है वो काफ़ी मुनफरिद होता है, मौसीकी उनकी अलग किस्म की होती है, क्योंकि वो दुनिया से काफ़ी कट ऑफ है। ये आज भी हम इस दौर में भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग को देखे मुझे वो चीज़ याद आ गई, और आप ये देखें ना कि कितनी खूबसूरती होती है कि एक जगह पर रहना। लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, अगर हमारे यहाँ मोहल्ले गलियों में देखें तो कहीं ना कहीं औरतें जो है साजिशें रचाती रहती हैं, कुछ ऐसे मर्द हजरात भी आपको पाए जाते हैं। तो इस बिल्डिंग में एक तो ये होगा कि वो पूरी सब कम्युनिटी का इकट्ठ होगा, तो साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी बड़े मज़े की होंगी, और साथ साथ में कहीं ना कहीं शरारतों का जो सिलसिला होता है वो भी चलता रहता है। लेकिन बहरहाल पूरे गांव की एक टाउन जो बना है और उसमें सारी सहूलियात आपको एक ही छत के नीचे हों,
और फिर ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है, यहाँ पे तो मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले में किसी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और वहाँ पे आप देखें ना कि पूरी बिल्डिंग में एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके आप देखें जिगर और गुर्दे को देखें कि बर्दाश्त का मादा कितना ज्यादा है। मतलब मुझे लगता है वो तो एक फैमिली की तरह रहते होंगे। लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देते हैं। 1974 में इस बिल्डिंग को बनाया गया था और सर्द जंग जो हुई थी उसके तनाजुर में इसको एक बैरक बनाया गया था। लेकिन इर्द गिर्द जो इसके 97% आबादी नहीं कह सकते, मतलब एक जो एरिया है वो अलास्का रेल रोड जो है ना उसकी मलकियत है। इस वजह से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन या घर नहीं बनाए जा सकते। इसकी वजह से यही बिल्डिंग जो है वही उनका कस्बा है और यहीं पे वो रहते हैं। बाहर से आने वाले जो गेस्ट होते हैं उनको भी यहीं पे स्टे कराना पड़ता है। और आप करियाने के स्टोर की बात कर लें, मेडिकल स्टोर की बात कर लें, आप पुलिस स्टेशन की, पोस्ट ऑफिस की बात कर लें, सब कुछ इसी बिल्डिंग के अंदर है। तो ये एक अनोखी सी खबर थी लेकिन बड़ी मज़े की, इंटरेस्टिंग थी, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। अगली खबर पर चलते हैं। अगला डेली डोज आपको देते हैं। अगला डेली डोज जो है वो इतना ही वजनी है जितना वजनी ये सूरजमुखी का फूल है। आप देखें मेहनत बहुत लगती है लेकिन लोग बागबानी यानी गार्डनिंग में भी इतने इंटरेस्ट लेते हैं कि उसमें भी कोई ना कोई चीज़ मुनफरिद करने का सोचते हैं। ये आपको क्लोज करके पिक्चर नहीं दिखा रहे, ये दरअसल आपका जो आप सनफ्लावर देख रहे हैं यानी सूरजमुखी का फूल देख रहे हैं, ये दरअसल इतना बड़ा है, 6 किलो से ज़ायद इसका वेट है। और इसको जो है वो मियाँ बीवी ने बहुत मेहनत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, डिवोशन के साथ दिन रात मेहनत करके उसका साइज़ करके उसकी प्रोडक्शन करके जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। एंड गेस व्हाट हरमीत, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब हम हमेशा बात करते हैं ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है तो कोई रिकॉर्ड तोड़ते हैं। पहले भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, गालिबन वो कोई 3 kg का रिकॉर्ड था, और अब 6 kg का वजन रखता हुआ ये सूरजमुखी का फूल खूबसूरत तरीन लग भी रहा है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मियाँ बीवी साहब ने अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। और आपकी बात दुरुस्त है कि इसके साथ मेहनत वाकई में करनी पड़ती है, क्योंकि सूरजमुखी के जितना ये जो पौधा है जब ये फ्लावर बनता है और खिलता है और फिर साइज में आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो है वो भारीपन महसूस होता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत सारे इलाकों में बारिशें होती हैं या आलाबारी होती है तो हमने ये देखा कि फिर टूटने का बड़ा खदशा होता है। और मुझे इसलिए ये तजुर्बा याद है क्योंकि मेरे अपने घर में मैंने सहन में बहुत सारे ऐसे लगाए होते थे और बड़ा ख्याल मुझे करना होता था कि कहीं ये टूट ना जाए, और कहीं ना कहीं टूट भी जाते थे बारिश या तूफ़ान, क्योंकि हमारे इलाकों में बारिशें भी बड़ी ज़्यादा होती हैं। तो इसका जो ख्याल है वो काफ़ी रखना। और आप ये देखें कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया है, यानी अपना रिकॉर्ड तोड़ के उसी पे एक रिकॉर्ड बनाना, और वाकई में एक मेहनत तलब काम है और उन्होंने किया, दोनों ने मिलकर दिखाया और कहीं ना कहीं अपना नाम जो है वो रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये क्रेडिट है इन लोगों का, क्योंकि आप जिस उम्र में हैं अगर आप एज फैक्टर देखें उनका, तो उस एज फैक्टर में अगर आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं एट द एंड ऑफ द योर लाइफ, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, इंटरेस्टिंग कर रहे हो, वेले नहीं बैठे हुए। अगर आपने पूरी उम्र काम कर लिया है, मेहनत कर ली है, तो आपकी ज़िंदगी के अगर आखिरी दिन है और आप उसमें कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसमें आप नेचर के भी करीब हो जाते हो, कुछ ना कुछ काम भी कर रहे होते हो, प्रोडक्टिव भी कर रहे होते हो और अनोखा भी कर रहे होते हो, तो फिर आपको लगता है कि यस आप अभी तक ज़ाया नहीं हुए, अभी तक कोई ना कोई दिमागी तौर पर भी आपने जहानत बरकरार है, जिस्मानी तौर पर भी क़ुव्वत बरकरार है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कि एट द एंड ऑफ द एज आप कर सकते हैं, बिस्तर पकड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तान से भी खबरें देना चाहते हैं डेली डोज की इस तरह की, तो इसलिए हम आपको इनकरेज करते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी सोचें, दिमाग की फिरकी थोड़ी घुमाएं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। अगली खबर भी एज से मुंसलिक ही है, आपको अगली खबर देते हैं। अगली खबर जो है वो 80 साल खातून की खबर है जिसने पैरासीलिंग के जरिए हवा में उड़ने का शौक तो पूरा कर लिया, लेकिन इस खबर का जो मेन कॉज है वो मैं आपको बताती हूँ। मरने से पहले अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर लें जो हो सके, जो बंद पड़े। हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती, खैर 1000 ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो दम निकलने से पहले मुझे लगता है कि जो आपको बंद पड़ता है वो ख्वाहिश आप पूरी कर लें। 80 साल ये खातून है। अब इसकी जो पोती है सलीना, उसने ये वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर की और शेयर करके कहा कि मेरी दादी बड़ी जिंदा दिल, बहादुर और एडवेंचरस औरत थी और उसको बहुत शौक था पैरासीलिंग का, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने मतलब तमाम जो एहतियाती तदाबीर होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, तमाम प्रिकॉशंस करते हुए हवा में उड़ने का शौक़ पूरा कर लिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद में जो है ना मैंने ये वीडियो शेयर की है। तो हरमीत, इससे ये साबित होता है कि आपको ना डर के आगे जीत है और दूसरा मरने से पहले जो ख्वाहिशात बाकी हैं उसको पूरा कर लेना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दिल होना चाहिए जवान उम्र उसकी रखिए। तो आपका दिल अगर जवान है और बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द आपको लगता है कि मैं कर पा रही हूँ और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वाई नॉट। और आप ये देखें कि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, तो खुल के जो लम्हा आपको मिलता है
उसको खूबसूरत तरीके से एंजॉय करना चाहिए, उस लम्हे को खूबसूरत बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम कभी मुस्तकबिल या माजी में खो जाते तो नहीं होना चाहिए ऐसा। जो हाल है, हाल में जो कुछ हो रहा है, जो वक्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसी को एंजॉय करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक वीडियो है, एक पैगाम है कि भैया घोड़े पकड़ने से बेटर है कि उठो, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये सारी सहूलियात, ये सारी चीज़ें अगर आपके इर्द गिर्द हैं, और यहाँ पे तो हमारे 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 रीत रिवाज थोड़े से डिफरेंट है। आपको पता है कि हमें सोच फिक्र इस उम्र में लग जाती कि मेरे नवासे क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे। बाहर दुनिया में सोच जो है, बच्चा अगर पैदा हो 18 साल का होता है तो भाई उसकी फिक्र फिर आपने कभी करनी नहीं है। उसकी अपनी लाइफ है, वो क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपने दुरुस्त फरमाया कि भाई जो आप करना चाहते हैं, ज़िंदगी थोड़ी सी है और बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो एज इज़ जस्ट आ डिजिट, तो इसको इग्नोर करें, थोड़े एडवेंचरस हो जाएं। और अगर आपको जिस चीज़ से डर लगता है, मुझे लगता है कि आपको वो काम सबसे पहले करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप पैरासीलिंग करना शुरू कर दें, पैराग्लाइडिंग करना शुरू कर दें, डाइविंग करना शुरू कर दें। लेकिन ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से अगर आपको डर लगता है, किसी से बात करने में, कोई काम करने में, और मतलब ज़िंदगी में खौफ होते हैं आपके बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो जिस चीज़ से आपको खौफ है ना, वो काम सबसे पहले आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी मैं आपको खबर देने जा रही हूँ कि अगर आप वेकेशंस प्लान कर रहे हैं तो आप 50% कहें या बहुत सारी इंसेंटिव्स की अगर आप बात करें तो अब कोई 2-3 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आपको पता है कोविड-19 के बाद लोगों का रुझान जो है वो अब कंपैरेटिवली कम हो गया है। अगर हम बात करें सैर व सियाहत की तो आपको पता है कि इंटरनेशनल टूर्स में बहुत 2-3 हैशटैग नेम्स हैं जहाँ पर लोग ज़रूर कंसिडर करते हैं। इंडोनेशिया की हम बात कर लेते हैं, मलेशिया जाने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी थी। जब भी लोगों ने प्लान करना है क्योंकि चलते हैं आउट ऑफ कंट्री तो मलेशिया को लोग हमेशा रखते थे अपनी पूरी लिस्ट के अंदर। लेकिन अब कोविड-19 के बाद चूंकि सयाहों की तादाद बहुत कम हो गई है, हाँ अब अलबत्ता वो अब रीन्यू होना शुरू हुई है वो चीज़ और लोगों ने अब जाना शुरू किया है। लेकिन इन ममालिक ने भी अब जो है ना वो इस चीज़ का बेड़ा उठाया है कि सियाहत को, जो कि वो उससे बड़ा ज़र मुबादला भी कमाते रहे हैं, तो उसको दोबारा से सियाहों को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज़्म बढ़ाने के लिए लोगों ने कहा है कि अगर आप वहाँ पर आएंगे, ताइवान की खास तौर पे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है 3 ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान, यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जाते हैं। लेकिन ताइवान के वज़ीर आज़म ने जनाब ये अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पर जो भी सयाह आएंगे उनको ख़ास मराआत दी जाएंगी और इसका मकसद ये है कि टूरिज़्म को दोबारा से वहाँ बहाल किया जाए, क्योंकि टूरिज़्म से वो अपना बड़ा ज़र मुबादला जो है वो कमाते रहे हैं। तो ये अगर आपने प्लान करना है कोई विज़िट तो ज़रूर करें ताइवान का। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये ममालिक वैसे भी ज़्यादा सस्ते भी हैं और रिहाइश भी सस्ती है, फिर खाना पीना भी आपको मयारी मिल जाता है, यानी अच्छे पैसों में आपका गुजरान हो जाता है और ख़ूबसूरती भी कमाल की, कुदरत के करीब भी है ये सारे ममालिक की। अगर हम खूबसूरती की बात करें, हम अगर दुबई की तरफ जाते तो वहाँ पे आपको हाई राइजिंग बिल्डिंग तो दिखाई देती हैं कि बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन कुदरत से, वो नेचर से वो काफ़ी दूर है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से बहुत सारे ममालिक जहाँ पे रेल पहल होती थी, आवाम की लोग जाते थे सैर तफरी के लिए, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे, क्योंकि एक तरफ तो बहुत सारी दुनिया में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ गए हैं, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग एहतियात भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो डर जो है आज भी कुछ लोग सहमे हुए हैं, तो जिसकी वजह से लोग उस तरफ या उन ममालिक की तरफ बड़े कम जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक अट्रैक्टिव है कि आप आएँ, टूरिस्ट आएँ, आपको बहुत सारे लवाजमात जो हैं वो भी वहाँ की हुकूमत देगी, और कहीं ना कहीं एक अट्रैक्ट करने के लिए खूबसूरत तरीक़ाकार भी है टूरिस्ट को। और आपको एक और बात जाते जाते बता देती हूँ कि अगर आप इन ममालिक का विज़िट करते हैं तो डॉलर्स भी मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे ये तो आपको ताइवान का विज़िट करने पे पता चलेगा, लेकिन एक अट्रैक्शन पॉइंट था, सोचा कि जिन लोगों को शौक है घूमने फिरने का हम उनको बता दें कि यू मस्ट विजिट ताइवान अगर आप फ्यूचर में कोई इंटरनेशनल विजिट प्लान कर रहे हैं तो। सो वी आर डन विद आवर डे फॉर टुडे। सो हैप्पी मंडे वंस अगेन फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक क्विक सी ब्रेक ले लिए, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर आज अहम समाअत होने जा रही है। केपीके और पंजाब असम्बली में इलेक्शंस के लिए जो है वो आज पर मुअतरज़ीन जो है उनको सुना जाएगा कि 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसमें 2 अहम ऐसे जजेस हैं जिन पर ऑब्जेक्शन है, और इस पर आज मुअतरज़ीन जो है वो इस पर बात भी करेंगे और जज जो है वो इसकी बात सुनेंगे भी। लेकिन ऑल्दो क्या होगा, इस सारी सूरत हाल में जेल बरो तहरीक भी अपने पीक पर चल रही थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फ्लॉप ही सीन नजर आ रहा है। इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। इमरान याकूब साहब सीनियर एनालिस्ट आज हमारे साथ शो में मौजूद है। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
मेरे ख्याल सर से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे और सर से कनेक्ट होंगे तो इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हरमीत, 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस और उसमें जेल बरो तहरीक को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक विक्ट्री पीटीआई को मिली है। अगर जेल बरो तहरीक उतनी अच्छे से नहीं चल पा रही, ये लोग उससे समझ रहे हैं कि वो इतनी कामयाब नहीं हुई, पीटीआई के जो राजनपुर में कामयाबी है उसको भी देखा अगर मद्देनजर रखा जाए तो इलेक्शंस की तरफ जाने का उनका मुतालबा इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि इलेक्शंस वाहिद वे आउट है जो कि सब चीज़ों को क्लियर करेगा। बिल्कुल सोहा, आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम देखें जब आपके पास पूरी रियासत की मशीनरी आपके साथ हो, आपके पास हो, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम आपके अंडर हो और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी कुछ ऐसे जगहों से मिले जिसके बिना पर हम देख रहे हैं कि अमली में जैसे पहुंचते हैं, तो फिर वहाँ पे इस सूरत हाल में इलेक्शन का हारना जो है यकीनन उनके लिए अब ये जो हम देख रहे हैं जिस तरह हीले बहाने बनाए जा रहे हैं और जिस तरह कोशिश की जा रही है पीडीएम की जानिब से इलेक्शन में ना जाने की, और जिस पर हमने हमेशा मेरे ख्याल में बात की है, लेकिन ठीक है हमारे साथ इमरान साहब हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हैप्पी मंडे सर, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है सर। बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स इसमें टॉप ऑफ दी ऑल बहुत सारी चीज़ें आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने आज लिया है जिस पर हम समाअत भी करेंगे, मोतरजीन को सुनेंगे, लेकिन जेल बरो तहरीक भी साथ पैरेलल चल रही है। जल्द से जुलूस हो गए सर, लॉन्ग मार्च हो गया, असम्बलियाँ तलील कर ली, अब जेल बरो तहरीक भी शुरू हो गई। आपको क्या लगता है व्हाट इज नेक्स्ट? एक विक्ट्री भी मिली है राजनपुर वाली पीटीआई को। देखिए राजनपुर वाली विक्ट्री जो है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। राजनपुर जो है मामला, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो पहले भी सीट पीटीआई थी। ये नहीं है कि पीटीआई जो है वो कुछ नई सीट जीती है, लेकिन बहरहाल इस रिजल्ट ने एक बात जरूर साबित की है कि इमरान खान का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, और यही चीज पीडीएम को परेशान करती है। पीडीएम जो है उसकी तरफ से जो इलेक्शन में ताखीर का मामला किया जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि इस वक्त अगर फौरी इलेक्शन होंगे तो उसमें शायद उनको इमरान खान को रोकने का कोई उनके लिए चारा ना हो। लेकिन क्या इस वजह को बुनियाद बना के इलेक्शन रोकने चाहिए, या ये एक बड़ा एक सवाल है जो अगर आप जमहूरी सोच रखने वाले अफराद से पूछेंगे तो आइन और कानून की बालादस्ती और मुल्की हालात, इन सारी चीजों का अगर आप जायजा लें तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि शायद इसके अलावा कोई चारा नहीं कि फौरी तौर पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और अवाम जिसे मुंतखब करें उसको हुकूमत दे दी जाए। उसके बाद वो जाने और मुल्क जाने और हालात जाने। अगर वो नहीं कर सकेगा तो 6 महीने बाद उसको भी गालियां पड़ना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन ये कोई मुनासिब तरीका या बात नहीं है कि आप इलेक्शन हारने के खौफ से इलेक्शन को ही पोस्टपोन करते चले जाएं। जी हरमीत। इमरान साहब, अगर हम देखें एक तो मामला जैसे हमेशा हमने देखा है कि पार्लियामान में जब मामला तय नहीं होते सियासतदानों से तो कहीं ना कहीं मामला अदालत की तरफ जाते हैं, और अगर अदालतों की तरफ जाते हैं तो तब भी तनकीद की जाती है सारे सिस्टम पे। तो अब अगर अदालत से फैसला, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि आईनी तौर पर तो इलेक्शन 90 दिनों के में ही होने हैं, अगर इस किस्म का फैसला आता है तो क्या आपको लगता है सर कि क्या 1997 जैसे मामला दोबारा खड़े हो सकते हैं, जिस किस्म से हम देख रहे हैं कि नून लीग की जानिब से, उनकी वज़रा की जानिब से, मरियम नवाज साहब की जानिब से जिस तरह तनकीद शुरू हो चुकी है? देखिए, अगर आप हरमीत थोड़ा सा जायजा लें तो आपको नजर आएगा कि तनकीद तो इस वक्त सियासतदानों का वतीरा बन चुकी है। आप सिर्फ पीडीएम या नून लीग की बात नहीं कर सकते। अगर आप इमरान खान और उनके साथियों की बात सुने, फवाद चौधरी साहब जजों के बारे में क्या नहीं कहते रहे, खुद इमरान खान साहब क्या क्या लते नहीं लेते रहे। मामला ये नहीं है, मामला हमारे यहाँ तो ये है कि सियासत को स्टेज पे ले आए हैं ये लोग कि जिसमें गाली देना, बुरा कहना, किसी पे इल्जाम तराशी करना फख्र की बात समझी जाती है। मुझे अगर आप जाती तौर पे पूछे तो ईमानदारी की बात तो ये है कि मुझे बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा महसूस होता है कि शायद ना इलेक्शन होंगे और ना ही ये सियासतदान हमारे जो हैं ये ठीक होंगे। तो ये वो कहते हैं ना, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। ये दोनों ही जो हैं इस बात पे तुले हुए हैं कि
जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, बाकी जो दूसरा फरीक जो भी बात करता है वो स्वाय बकवास करने के कुछ नहीं करता। तो ऐसे मामलात में फिर होता ये है कि गैर जमहूरी मामलात जो हैं उनको तकवीयत मिलती है, जमहूरियत की बसात लपेटी जाती है। अगरचे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी ये नहीं चाहती, क्योंकि मुल्की हालात इस तरह के नहीं है, खास तौर पर फाइनेंशियली आपके पास जो मामलात हैं उसमें कोई भी इस वक्त हुकूमत में आएगा तो उसको गालियां ही पड़ेंगी। लेकिन इसके बावजूद अगर हालात बिल्कुल काबू से निकल गए तो फिर किसी को ना किसी को तो इंटरवेन करना पड़ेगा, वो अदालत करे, वो एस्टेब्लिशमेंट करे या जो भी हो। तो मुझे तो बज़ाहिर इस बात का खदशा या डर नजर आता है कि सियासतदान मामला को जिस नहज पे लेके जा रहे हैं तो शायद वैसे ही बसात लपेट दी जाए। अरे सर देखिए, इंटरव्यू तो कर रही है ना सुप्रीम कोर्ट। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर हम आज की पेशी की बात करें या आज की हियरिंग जो होने जा रही है उसमें देखिए 9 रुकनी लार्जर बेंच है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उन पर ऑब्जेक्शन है, जिस पर मोतरजीन को आज सुना भी जाएगा। लेकिन इलेक्शन से वे आउट का तरीका देखिए कि इलेक्शन पर बात फिर नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के बाद भी लार्जर बेंच पर ही फोकस है और उसी पर ऑब्जेक्शन के बाद वही चीज आगे प्रोलॉन्ग हो रही है। देखिए एक सीधी सी बात है, आइन और कानून की बात आप अपनी मर्जी से करते हैं ना। आइन और कानून तो इस बात की इजाजत देता है कि आम पाकिस्तानी शहरी को भी कि अगर वो किसी जज पे एतराज करे तो रवायत ये है कि वो जज साहब जो हैं वो खुद उस केस से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो ये सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, लोअर कोर्ट्स में भी ऐसा ही होता है। इवन आप किसी मजिस्ट्रेट पे कोई इतराज कर दें तो मजिस्ट्रेट वो अदालत वो बयान जो केस है वो नहीं सुनता। तो ये सारी चीजें आपको देखना होगी कि क्या उन दोनों जज साहबान, उन दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के बगैर सुप्रीम कोर्ट नहीं चल सकती। क्या इतना ही जरूरी है कि उन दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के जिन पे पीडीएम इतराज कर रही है उनको भी उस पैनल में रखा जाए? ये मामला देखें, इसमें चीजें हैं। और दूसरी सबसे अहम बात मुझे आप ये बताएं, फर्ज करें कि फैसला पीटीआई के खिलाफ आ जाए तो क्या इमरान खान साहब इस फैसले को तस्लीम करेंगे? ये भी तो सवाल है। अगर पीडीएम के खिलाफ आ जाए तो क्या पीडीएम इसको तस्लीम करेगा? कोई भी फरीक फैसला तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। जी हरमीत। तो सर इमरान साहब आप जो बात कर रहे हैं, अगर हम देखें अदालतों पे या इन जजेस की जब बात आई है, 2 नाम पे जब बात आई है, तो एक तरफ अगर आप अप्रैल की तरफ जाते हैं जब इमरान खान की जानिब से या हमने डिप्टी स्पीकर की जानिब से गैर आईनी इक़दाम उठाया गया, तब उस बेंच में भी शामिल थे, तब तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। अब अगर हम देखें ये सिचुएशन अगर रहती है तो अगर इसके बाद फिर अगर कोई और पार्टी होगी, कोई और जजेस होंगे, उनको एतराज़ होगा, तो आप नहीं समझते कि अदालत पर भी इसी तरह तनकीद के जिद में आ जाएगी, कहीं ना कहीं सियासत की नजर हो जाएगी कि हमने फ्लाश जज को रखना है, फ्लाक को नहीं रखना है, फिर पीटीआई भी काम करेगी? ये रविश इस तरह नुकसानदेह नहीं होगी सर अदालत के लिए, सिस्टम के लिए? मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं तो एक बेसिक बात कहता हूँ ना। मैं तो इस बात ये अलग बात है कि ये ठीक होगा या गलत होगा, इसके असरात क्या होंगे। मैं तो उस राइट की बात कर रहा हूँ जो आइन और कानून देता है। आइन और कानून आपको ये हक देता है कि आप अगर महसूस करें कि मुअज़्ज़िज़ जज साहबान किसी भी वजह से आपके साथ फेयर नहीं है, हालांकि जरूरी नहीं कि अगर आप महसूस करें तो वो फेयर ना हो सकता है वो बिल्कुल फेयर हो, लेकिन आपके अंदाजे गलत हो। लिहाजा ये तो एक किसी भी फरीक को ये हक हासिल है कि वो जज साहब पे इतराज कर सकता है। ये कानून नहीं और आइन नहीं उन्हें हक दिया है ना। अच्छा ठीक है, इतराज तो फिर अब देखें, अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करें तो उन्होंने भी देखिए मुतालबा कर दिया कि नैब के कवानीन में जो है वो जस्टिस मतलब जो भी जजेस साहिबान है उनको भी शामिल किया जाए। तो आइन कानून की हम बात करें, वो बिल्कुल आपकी बात वैलिड है। तो क्या फिर उनका मुतालबा ये आप उससे किस तरह से देखते हैं? आप करते हैं? सोहा मुझे आप एक बात बताएं। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल तहकीकात जो हैं सबके खिलाफ होनी चाहिए, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। आप साफियों से शुरू करें, जजों को भी शामिल करें, आप जर्नैलों को भी शामिल करें। क्यों कुछ मुकातबे फिक्र जो हैं ऐसे हैं जिनको आइन से मुबर्रा समझा जाता है, जिनको मुकद्दस गाय बना दिया गया है, वो जो मर्जी करे। जर्नलिस्ट अगर ये समझे कि मेरे पास लाइसेंस टू किल आ गया, मैं जिसकी मर्जी पगड़ी उछाल दूं, जर्नैल अगर ये समझे कि मेरी तरफ तो कुछ देख नहीं सकता, जज अगर ये समझे कि मेरे के बारे में कोई बात करेगा तो इन्हें अदालत लग जाएगी, तो ये क्यों ऐसा है?
Why is it so? एक आम आदमी जो है, एक आम पाकिस्तानी, काश अल्लाह करे हमारी जिंदगियों में ये काम हो जाए कि एक आम पाकिस्तानी की भी वही इज्जत हो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब की है, जो एक मोअज़्ज़ज़ जर्नैल की है, जो एक मोअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट की है। ये तो नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो आइन और कानून से मुबर्रा हैं और कुछ लोग जो हैं वो तीसरे दर्जे के शहरी हैं। ठीक कह रहे हैं सर, आप कैसे रिव्यू करते हैं फिर? अच्छा इमरान साहब, आप जी 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 हरमीत कंटिन्यू करें आप। इमरान साहब, अगर हम देखें एक तो ये सारी सिचुएशन, लेकिन अब इलेक्शन का कहीं ना कहीं मरीम नवाज साहब का परसों का बयान आपने सुना होगा कि मैं तो मैदान में उतरी हूँ, इलेक्शन की मुहिम तो चला रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मामला जो है एक तरफ तो अदालतों की तरफ है। ऐसे में बयानिया जो वो लेके आई है, यानी वो जो तस्वीर उसने दिखाई वो भी आपने देखी होंगी, तो उसमें उससे पहले जब वो इंग्लैंड से आ रही थी तो तब उसमें साबिक आर्मी चीफ की तस्वीर भी लगी थी। अब ये बयानिया आप क्या देखते हैं? इमरान खान ने जितने भी बयानी बयान, हालांकि उसे यू टर्न लिया, लेकिन उस बयानी को मकबूल कराने में, आवाम के जहनों में बिठाने में वो कामयाब रहे। क्या मरियम नवाज साहिबा ये दो महाज जो उन्होंने खोले और दोनों इसको बयानिया बनाकर आवाम की तरफ आई है, क्या उसमें कोई कामयाबी होगी? और कामयाबी के साथ साथ क्या कोई फ्यूचर में कोई नुकसान भी होगा सर? देखिए, सीधी सी बात है कि इमरान खान साहब जो बयानिया बनाते हैं उसका सानी कोई नहीं है। इमरान खान साहब झूठ इतनी तरह बोलते हैं और इतनी दफा बोलते हैं और इतनी जोर से बोलते हैं कि लोग उसको सच समझना शुरू हो जाते हैं। इमरान खान साहब का बयानिया बनाने में इमरान खान साहब को मार्का हासिल है। और दूसरी बात, उन सिर्फ ये नहीं कि उनको मलका हासिल है, असल चीज ये है कि उनके पास सोशल मीडिया की इतनी टीम है, इतनी बड़ी टीम है, वॉलंटियर्स पर जो मुश्तमिल है, जो उनके बयानी को उस तरह से रंग देती है कि वो बयानिया सच लगने लगता है और वो प्रिवेल कर जाता है। मरियम नवाज जो हैं वो जो मर्जी बयानिया बनाए, लेकिन वो अगर ये समझें कि वो उस तरह से बयानिया बना लेंगी और उनके बयानिए को उतनी मकबूलियत मिलेगी जितनी कि इमरान खान के बयानिए को मिलती है, तो ये खासा मुश्किल काम है। उन्हें अगरचे उन्होंने अब सोशल मीडिया पे तवज्जो दी है, लेकिन मुझे जाती तौर पे लगता है कि मुस्लिम लीग नून अभी भी 90 की दहाई की सियासत कर रही है। वो नए गैजेट के साथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं खेल रहे। ये अब 21वीं सदी का जो जमाना है, ये मोबाइल फोन का, सेल फोन का, स्मार्टफोन का जमाना है। इसमें जो यंग आपकी जनरेशन है, खास तौर पे जो आपका यंग वोटर है, वो सारा सोशल मीडिया से मुतासिर है और फिर वो उसी सोशल मीडिया से मुतासिर होकर, डिजिटल मीडिया से मुतासिर होकर अपने घर वालों को भी रोजाना झूठी सच्ची कहानियां सुनाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको देखना पड़ेगा। और मरियम नवाज सिर्फ लोगों को बुरा भला कह के इतनी जल्दी बयानियां बना लें, मुझे ऐसा नहीं लगता। अलबत्ता वो कोशिश कर रही हैं और एक बहरहाल मरियम नवाज में सलाहियत मौजूद है कि वो भी इमरान खान की तरह हट धर्म है और वो भी यू टर्न जो है लेने में कोई आड़ महसूस नहीं करेंगी। इमरान खान साहब ने सेंचुरी की है तो वो शायद 2 डबल सेंचुरी कर लें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लिहाजा ये जोड़ जो है ये अगर बराबर का ना भी हो तो टक्कर का जरूर है। इसमें चीजें जो है वो आपको नजर आएंगी। सर आप ठीक कह रहे हैं कि अगर बच्चों को देखें ना, पहले तो कार्टून्स हो गए, फिल्म्स हो गई, मूवीज हो गई, नेटफ्लिक्स हो गया, XYZ, बच्चे बड़े देखा करते थे, यंगस्टर्स भी बड़ा देखा करते थे। अब नाउ दे आर ग्लूड टू द स्क्रीन। खवातीन को बड़ा इंटरेस्ट हो गया सियासत में जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान। तो वो तो इस चीज़ में कामयाब हैं कि अपना बयानिया बड़े आराम से इंडल्ज कर देते हैं लोगों के दिमागों में। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट जो है उनकी जेल भरो तहरीक जो है, वो आप उस पर क्या रिव्यू करते हैं? प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बयानिए को छोड़कर वो कैसी नजर आ रही है या लोग उसे किस तरह से सेकंड कर रहे हैं? देखें, जेल भरो तहरीक जो है, आज सुबह में एक अखबार में पढ़ रहा था कि अब तक टोटल उसमें 121 अफराद ने गिरफ्तारी दी है। हाँ जी। इससे बड़ा डिजास्टर या इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है? क्या आपने जो है इतने देर से शोर मचाया हुआ था, पिछले साल मियां वाली के जलसे में आपने अनाउंस किया था कि आप जो है वो जेल भरो तहरीक करेंगे और साल के बाद जब आप करें भी तो उसके बाद आपके 121 बंदे गिरफ्तारियां दें और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की फैमिलियां जो हैं वो एक दिन बाद ही चली जाएं कि कोई के मेरे बाप को बवासीर है और कोई के जी मेरे शोहर को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इससे बड़ी नाकामी तो कोई नहीं है इनके लिए। लेकिन मामला ये है कि रौनक मेला जो है वो जरूर लग गया। इमरान खान को इससे फायदा जरूर होगा कि वो रौनक मेला लगा लेते हैं। उनके जो
चाहने वाले हैं वो इकट्ठे होके, तो उसमें जो सोशल मीडिया पे आपको शायद ऐसा ही लगे कि इससे बड़ी तहरीक तो बड़े सगीर में कभी नहीं हुई, लेकिन ऑन ग्राउंड माफी के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे मुझे भी गालियां पड़ेंगी, लेकिन ऑन ग्राउंड हकीकत यही है कि बुरी तरह नाकाम हुई और इन दी लॉन्ग रन पीटीआई को इससे नुकसान होगा। सर जाते थे बस ये बता दें, आखिरी सवाल ये कि आपको दूर दूर तक इन तमाम तर सूरत हाल में इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं? देखिए, अल्लाह करे मेरी बात झूठ साबित हो, लेकिन मुझे बज़ाहिर अभी तक ना इलेक्शन नजर आ रहे हैं और ना कोई इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव चीज नजर आ रही। ठीक है सर, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे आपकी बात झूठ हो, लेकिन चले देखना बाकी है। सर थैंक यू सो मच फॉर जुड़े दिस मॉर्निंग, और आपकी बातें सारी की सारी 110% बिल्कुल ठीक थी, इसलिए नहीं कि वो बीइंग एन एनालिस्ट हमें एनालिसिस करके बता रहे थे। जो ऑन स्क्रीन सिचुएशन नज़र आ रही है वो भी यही नज़र आ रही है कि पीटीआई कहाँ स्टैंड कर रही है और आपकी पीडीएम जो है 13 जमातों का इकट्ठ जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और सेकंड टाइम ऐसा हुआ, वैसे तो हज़ारों दफ़ा 12 दफ़ा ऐसा हो चुका है, लेकिन 2 दफ़ा हमने ये देखने में मिला कि भारत से आए कुछ मेहमान जिनकी हमने बहुत मेहमान नवाजी की, वो अभिनंदन हो या फिर जावेद अख्तर साहब हो, मिसालें 2 की दी हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ बैठकर या यहाँ बैठकर पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बात करते हैं वो हमें पता है। लेकिन आपको पता है कि फैज़ फेस्टिवल जिसका इनकाद लाहौर में किया गया, जो बड़ा भरपूर था, लोगों ने बहुत इंजॉय किया, लेकिन उस बाअदब फेस्टिवल में जिस बेअदबी का मुजाहिरा जावेद अख्तर साहब की जानिब से किया गया, उस पर बात करने की बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर भी और ऑन एंड ऑफ, अगर हम भारत की जानिब से आने वाली ट्वीट्स की बात करें, या पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़ ने जो ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर अपने कैप्शंस के थ्रू कंडेम किया इस चीज़ को, वो तो बिल्कुल हमारे सामने है। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के बारे में उस फेस्टिवल में बात कर रहे थे, उसका इनकाद करने वाले लोगों ने क्यों नहीं बताया कि इस फेस्टिवल का ये यॉनरा है, आप सिर्फ इस बारे में बात कर सकते हैं या इस बारे में आप बात नहीं कर सकते, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको बतानी चाहिए थी, या फिर आप यूँ कहें कि आपको अखलाकी बुनियादों पर खुद इस बात की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी कि आप अगर किसी के मुल्क में आ रहे हैं और वो आपकी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो आपको सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए, अदब पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आप एक अदबी फेस्टिवल में मौजूद थे। ऑल्दो ये उनकी जिम्मेदारी, इसका मुजाहिरा उन्होंने नहीं किया। इस पर हम बात कर लेते हैं। उस्मान पीरज़ादा एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, इस हवाले से उन्होंने भी बहुत बात की है, तो उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि उन एक बड़ा नाम है और सरहद के इस पार भी और उस पार भी, और एक लेजेंडरी उनको कंसीडर किया जाता है, बड़ी इज्जत करते हैं और बड़ी अदब का मुजाहिरा हमने किया, बड़ी मेहमान नवाजी की, लेकिन उसके तकाजे वो पूरे नहीं कर सके। देखिए, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो तो आप ऑलरेडी कह चुके हैं। सर आप भी कहें। कहने का कोई फायदा नहीं है, कोई और बात कीजिए, क्योंकि ये फिर रिपीट होती रहेगी। लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक बात कहेंगे कि उस्मान साहब हैं जो फेस्टिवल्स होते हैं। जी जी उस्मान साहब, एक और चीज जो हमने इस फेस्टिवल में देखी, खासकर वो ये शिकवा करते नजर आए कि हमने तो जो है राहत फतेह अली खान को, साथ साथ में कहीं ना कहीं नूर जहां को, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को हम उधर लेके आए और हमने उनको मेहमान नवाजी भी उनकी कराई और कहीं ना कहीं उनके इवेंट्स भी कराए, लेकिन वो ये गिला करते रहे कि यहाँ पे कोई नहीं आया। तो सर आपको नहीं लगता कि महफिल में बैठे जो लोग थे वो ये जवाब नहीं दे सकते कि दलीप कुमार हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, ऋषि कपूर हो, रणधीर कपूर हो, एक बहुत तवील लिस्ट हमारे पास बनती है कि उनको हमने यहाँ पे एक तो अवार्ड्स भी दिए और फिर रियासत के मेहमान नवाजी रियासत के तौर पर उनको मेहमान ठहराया, और जिस तरह उनको वालियाना इस्तकबाल पिशावर में हुआ, तो इस किस्म के जवाब आप नहीं समझते कि देना चाहिए था? देखिए, बात सुनिए, मसला ये है कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे परफॉर्म करते हैं और हमारे जो हैं इवन लता मंगेशकर जी जो हैं उनको आपने कभी नहीं बुलाया। तो भाई आपने भी तो लता मंगेशकर जी के दीदी नूरजहां को नहीं हिंदुस्तान बुलाया कि वो आकर परफॉर्म करें। नूरजहां एक दफा गई थी और वो भी अपने अजीजों अकारब से मिलने और दोस्तों से मिलने गई थी। तो जहां तक के वॉल्यूम की बात करते हैं, तो मेरे फेस्टिवल में तो तकरीबन 4 से 5 हजार इंडियन परफॉर्मर्स परफॉर्म करके गए हैं, मोहब्बतें और शफकतें बांट कर गए हैं यहाँ पे। दे डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ परफॉर्मिंग एज वेल एज डेवलपिंग द फ्रेंडशिप विद द पाकिस्तानी पीपल। उनको समझ में आया पाकिस्तान, क्योंकि देखिए हम हमेशा मीडिया के थ्रू दोनों ममालिक में एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, लेकिन जब आप सामने आते हैं
आप फिजिकली खुद आके एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। जो फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स इज कट ऑफ पीपल कि एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के लिटरेचर से, एक दूसरे की बातों से आप अपने इंटेलेक्ट को भी डेवलप करें और एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी चाहिए। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो दो ममालिक हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमारे आर्टिस्टों की तो बहुत जरूरत है कि वो एक दूसरे के साथ हर वक्त इन कांटेक्ट होके इस टेंशन को डिसॉल्व करें, क्योंकि ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए अच्छी बात नहीं है। और जो फनकार वो पीस का पैगंबर होता है, और खास तौर पे अख्तर साहब जो है वो तो फैज साहब के फेस्टिवल में इनवाइटेड थे, और फैज साहब तो वैसे ही पीस के पोएट हैं। आप आकर इस पे बात कीजिए, अगर आपको कोई रंजिशें हैं पाकिस्तान से, उसके कोई और फोरम्स हैं बात करने के, ये फोरम नहीं है। सर मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि फेस्ट फेस्टिवल का इनकाद करने वाले जो लोग हैं, ऑब्वियसली वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है और बड़ा अच्छा फेस्टिवल था क्योंकि लोगों ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन कुछ उनको कहा तो डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ SOPs होने चाहिए कि आपने इस फोरम पर ये बात करनी है, आप सियासत के बारे में बात नहीं कर सकते। इस हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो होनी चाहिए थी। नहीं, आप फेस्टिवल्स में ये सेंटर कोड नहीं फिट कर सकते, क्योंकि इंसान की फ्री थिंकिंग जो है वो खराब हो जाती है। ये इंसान को खुद अंदिया करना, अपना खुद उसको सोचना है कि मैंने क्या बात करनी, मैं किधर आया हूँ, किस जमरे में बात करनी है, यू नो। तो ये तो वो चीजें हैं जो खास आर्टिस्टों को खुद उनकी जो फील है उसके तरीके से है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इवन फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर फैज साहब की फैमिली ने बड़ा उम्दा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। अब उन बेचारों को क्या पता कि ये साहब जो हैं ये इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे बैठ के। लेकिन खैर कभी जावेद अख्तर साहब को जेब नहीं देता था कि वो ऐसी बातें करें, बल्कि उनको कुछ और खूबसूरत बातें करनी चाहिए थी, कोई मोहब्बत की बातें करनी चाहिए थी, कोई भाईचारे की बातें करनी चाहिए थी। एनीवेज, मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। मैं एक तो मेरा इंटरव्यू चल भी रहा है आजकल जो मैंने बोला है, तो ये काफी है, बाकी चीजें आपने खुद कह दी हैं। जी हरमीत। अच्छा उस्मान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि एक अदाकार का, ये कलाकार का, एक आर्टिस्ट का काम ये होता है कि मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाए। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बेतहाशा इंटरव्यू हिंदुस्तानियों की कर चुका हूं और एक शॉर्ट फिल्म में उनको यहाँ पे बुला भी चुका हूं और उसमें काम करके उन्होंने खुद यहाँ पे सारी चीज़ें देखी और बड़ी मोहब्बतें यहाँ से लेके गए हैं। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात तो की, लेकिन हमने हिंदुस्तान में देखा जिस किस्म का रोल वहाँ के कुछ अदाकारों ने ट्वीट्स किए और उसमें ये कहा कि घुस के मारा, हमने घुस के जवाब दिया। तो आप नहीं समझते कि इस किस्म का वहां से जो रद्द-ए-अमल आता है वो भी तकलीफ दे होता है कि एक तरफ तो हम यहां से हमारे जितने आर्टिस्ट थे उनकी जानिब से उस किस्म से वो रिस्पांस हमने नहीं दिया जो देना चाहिए था, बहरहाल वहां से जो है बड़ा एग्रेसिव किस्म का आ जाता है। देखिए, वो हमेशा से आई डोंट नो वो एग्रेशन में हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं। जो हमारे जिस तरीके से दोनों मुल्क बने थे तब से लेकर अब तक हम टेंशन में हैं, एक दूसरे के साथ जंगें कर चुके हैं, क्या खोया क्या पाया, अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा जो कि दोनों ममालिक ने किसी भी तरीके से अचीव किया हो। सो इट इज टाइम दैट हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम इस टेंशन को खत्म करें, और इस टेंशन को खत्म करने का एक ही जरिया है, दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फिल्म, थिएटर, म्यूजिक। ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को इकट्ठ करती हैं, उनको करीब लाती हैं। तो अब सर जाते जाते थोड़ा सा इस चीज़ पर रिव्यू कीजिएगा कि सर शायद उस वक्त हमें ना समझ भी नहीं आया फेस्ट फेस्टिवल का, अगर उस स्टेटमेंट की या उस स्पीच की हम बात करें तो उस वक्त भी लोग तालियां भी पीटते रहे, और उसके बाद फिर जब सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट किया तो जब उनकी मेहमान नवाजी में आपने वो कुछ क्लिप्स देखे होंगे कि गाया भी जा रहा है, कोई उनके घुटने को पकड़ के बैठा हुआ है, तो वो उनका सबका बाद में ये कहना था कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो ये बात करके फेस्ट फेस्टिवल में उसके बाद यहाँ पर आए हैं। ऐसी बात नहीं, तो घुटने पकड़ के बैठने वाले बहुत सारे लोग थे जिनको हमने भी देखा। हाँ जी, नॉट उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने ये बात की, इसीलिए उनको ये शय मिलती है ना। ये तो सारे पागल से हैं, ये पैर भी पकड़ रहे हैं, हाथों को चूम रहे हैं, बिल्कुल पत्नी क्यों ये कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, जावेद अख्तर साहब उनकी इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन वो इस काबिल तो नहीं कि आप उनके पैरों को छूएं और उनके हाथों को चूमें। दैट इज नॉट राइट इन एनी वे, यू नो, बनता नहीं है।
उस्मान साहब, आखिरी आपसे जानना चाहेंगे, आपने कुछ बातें चूंकि बड़े मजे की हैं और हमेशा हमने ये भुगता है बल्कि देखा है कि एक बहुत बड़ी ट्रेड हो सकती है दोनों ममालिक के दरमियान, बहुत कुछ हो सकता है, कहीं मौसीकी का या फिल्म का या एक ऐसा जरिया लिटरेचर के हवाले से हम बात करें, तारीख भी बात की जा सकती है, लेकिन अदाकारों की या आर्टिस्ट की हम जब बात करते तो अब हम ये भी देखते हैं सर कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं कहीं ना कहीं सियासत की नजर हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता ये नफरतों का बीज जो है कहीं ना कहीं अगर बीज बोया गया है तो सियासत के थ्रू या किसी न किसी दीगर मामलात की वजह से हुआ है, लेकिन एक आर्टिस्ट जो आपने जिक्र किया कि हमें एक पीसफुल रास्ता इख्तियार करना चाहिए और यही एक रास्ता है जो आगे जनरेशन को एक अच्छी तरफ लेके जा सकता है, इस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे सर, सियासत और आर्टिस्ट? मेरी अकल से बाहर है कि व्हाई शुड समबडी एक ऐसे फोरम पर आके इस तरह की बात करे। बिल्कुल इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान गए हैं, बहुत दफा परफॉर्म किया, हम जाके अपने इनवाइट हुए हैं फेस्टिवल्स में, लेकिन हमने उधर जाके इंडियन बैशिंग तो नहीं शुरू कर दी ना। हमें भी बड़ी सारी रंजिशें हैं हिंदुस्तान के साथ, एंड लेट इट बी डेल्ट बाय आवर पॉलिटिशियंस, बाय आवर गवर्नमेंट, बाय आवर फॉरेन ऑफिस, बाय आवर प्राइम मिनिस्टर्स, बाय आवर इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर देयर टू डिसॉल्व दीज थिंग्स। हमारा काम जो है वो मोहब्बत बांटना है, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड एनीथिंग। वी हैव टू बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड लव ह्यूमन बीइंग्स एंड ब्रिंग पीस टू ह्यूमन माइंड एंड प्रोटेक्ट आवर कमिंग जनरेशन विथ लव एंड अफेक्शन। ठीक है उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उस्मान पीरज़ादा एक पाकिस्तान का बड़ा नाम और अदाकार हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी यही कहना था, बेसिकली बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं और सेलिब्रिटी जिनकी ऑन एंड ऑफ हमने ट्वीट्स तो देखी हैं, लेकिन जिस मौके पर और जिस मामले के होने के बाद उन्होंने उसको कंडेम किया है, आई थिंक उसका कोई असर इतना हमें नज़र आया नहीं और उसका असर बनता भी नहीं, बिकॉज सब कुछ होने के बाद वन डैमेज इज़ डन। तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको इस बारे में पहले भी पता होना चाहिए या इतना आपको इल्म होना चाहिए कि आपने किसको कितनी इज्जत देनी है, क्योंकि हम मेहमान नवाज कौम है, तकाजे हैं किसी मेहमान के कि जब वो आपके घर आता है तो आपकी उनकी इज़्ज़त करनी पड़ती है, उनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ती है, उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ती है, उनको वार्म वेलकम करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपने अपने आप को कहाँ स्टैंड करना है, ख़ुद उनसे नीचे आप नहीं हो सकते, आप गिर नहीं सकते अखलाकियात से, ये बहुत अहम चीज़ है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी, सो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, ये एरा है, टेक्नोलॉजी है और हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ जो है वो हमारे एक क्लिक पे हो जाती है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान में इसका रुझान अब कंपैरेटिवली पहले की निस्बत ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बड़ी मुस्तफ़ीद साबित हो सकती हैं, आप उससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। चैट GPT एक ऐसी टेक्निक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। अनीसुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, डाटा साइंसदान है, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीस। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर, ये चैट GPT के बारे में हमें ब्रीफ कीजिएगा, आम पब्लिक और खासतौर पर टेक्नोलॉजी लवर्स जो हैं वो इस हवाले से, पाकिस्तान में अगर वैसे भी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ों को अडेप्ट करना? जी, आपका जो दौर है वो AI का दौर है और AI ने मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर अपना लोहा मनवा लिया है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, डाटा साइंस है या हेल्थ केयर है, बैंकिंग है। जो चैट GPT है ये एक से हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो इस पे उन्होंने ट्रेन करना शुरू किया 2020 से। ठीक है। होता क्या है कि आपको एक बॉट है, एक मशीन बॉट है जिससे आप बात करते हैं, वो आपकी, जैसे हम एक आम इंसान से कोई भी बात करते हैं तो वो 3 काम करता है। वो पहले देखता है कि आपकी इंटेंट क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, फिर वो आपका सेंटीमेंट फाइंड करता है। ये हम जैसे आम इंसान से बात करते हैं तो वो सेंटीमेंट की बेस पे एक जवाब क्रिएट करता है। तो मशीन ने क्या किया कि अब उन्होंने भी कहा कि व्हाई नॉट, जब इतना उनके पास डेटा आ चुका है, आपकी ब्राउजिंग के ज़रिए, आपके यूजेज के ज़रिए आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, कि आप उससे कोई भी बात करना चाहें तो वो उसकी बेस पे आपको एक रिस्पांस जनरेट करके दे। पहले क्या होता था कि हम छोटे छोटे सेंटेंस की बेस पे ये काम होता था। अब एक आप लंबी बात करके भी एक पूरा एक जुमला बयान कर दें कि मुझे ये चीज़ बना के दें या ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे स्टोरी लिख के दें, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए,
तो वो एक जो अवेलेबल डाटा सेट उनके पास मौजूद है, जो कि बहुत बिलियंस ऑफ लाइंस का है, तो उसकी बेस पर वो एक रिस्पांस जनरेट करके आपको दे देते हैं। कहानी लिख के दे देंगे आपको, पोम लिख के दे देंगे आपको, एक साइंटिफिक मकाला लिख के दे देंगे, तो वो जनरेट कर देगा आपके लिए। तो ये एक समझ लें कि मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया है कि चैट जीपीटी ये आपको आपसे बेनिफिट ले सकते हैं। जी हरमीत। अच्छा, आपने जो फरमाया, जिस तरह ब्रीफली आपने फरमाया, जाहिर बात है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में भी नहीं थी और कहीं ना कहीं देखने वाले नाज़रीन जो हैं उनको भी समझ में आ गई। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इंसान की जो अहमियत है बहुत सारी चीज़ों में वो कम होती चली जा रही है। तो इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद किन किन चीज़ों का, कौन कौन से डिपार्टमेंट में लोग जो काम करने वाले हैं उनको फ़ायदा क्या होगा, और कहीं ना कहीं उसका जो या जॉब से रिलेटेड चीजें उस डिपार्टमेंट के लोगों को क्या नुकसान होगा, थोड़ा सा ये भी बता दी भाई। जी, इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। फ़ायदा ये है कि आप थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आपको ये बिल्कुल अबैंडन नहीं करता। जैसे आपने कोई चीज़ करनी है जो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटर्स के लिए बहुत सी चीज़ें ढूंढने में और उनको तैयार करने में, कंटेंट डेवलप करने में बहुत टाइम वेस्ट होता था। अब आप चैट जीपीटी पे जाके बहुत जल्दी वो कंटेंट फाइंड कर सकते हैं, उसको बाद में अपने अंदाज में, क्योंकि ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम किस इंसान से किस तरह बात कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कोई मशीन नहीं समझ सकती। तो जब आप किसी के लिए कंटेंट बना रहे हैं, जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो आप जाएं सर्च करें, आपको जीपीटी बहुत से जवाब दे देगा। आप उनको एग्रीगेट करें, अपने हिसाब से उसको चेंज करें, तब्दील करें और अपने क्लाइंट को पेश कर दें। इसके अलावा आप अपने वेब पेज डेवलपमेंट आपकी एक सेकंड्स में ये आपको बना के दे देगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपने पे उसको खुद ऑल्टर कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिशियल है, ये आपको चेंज आपको बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं करेगा ह्यूमन को, लेकिन ये है कि ये यू कैन टेक अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू फैसिलिटेट अपने आप को। अच्छा सर, आपने जिस तरह फरमाया कि वाकई में इंसान जो है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी उसके लिए आसानियां भी बहुत सारी चीज़ों में पैदा कर रही है, ऐसे में ये कितना बड़ा इनकलाब होगा, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ इदारों में जो काम करने वाले लोग हैं, या हमारे जैसे जर्नलिस्ट हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद कितना बड़ा इनकलाब आ सकता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अगर हम देखें, असाइनमेंट के हवाले से देखें, बहुत सारी चीज़ें हमने सबमिट करनी होती, बहुत सारे लेक्चर हमने तैयार करने होते, तो आसानियां मजीद कितनी बढ़ जाएंगी आम आदमी के लिए। जी जी, बहुत आसानियाँ हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप दो काम कर सकते हैं कि अगर आप सिंपल अपनी फेक असाइनमेंट्स बना के जमा करा दें तो इसमें तो आपको नुकसान है, क्योंकि आप अपनी मेंटली इंटेलेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो आपका दिमाग आपको छोड़ दें, वो एक तरह से दिमाग आपको छोड़ देगा। तो जितना आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं, आपको जो नॉलेज ढूंढने में, आपको जैसे आप थीसिस ढूंढ रहे हैं कि आप अपने हिसाब से कोई नॉलेज ले सकें, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके ज़रिए वो आपको मिलना बहुत आसान हो जाएगा कि आप कहते हैं कि मुझे मैनेजमेंट साइड पे इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हेल्प चाहिए, तो वो आपको एक हेल्प क्रिएट करके दे देगा कि फलाने बंदे ने ये कहा, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने, मिस्टर जेड ने ये बातें कही हैं, आप अपने सामने ले आए, गो थ्रू इट, उसको अपने हिसाब से आप अच्छी तरह से पेश कर दें। स्काई इज द लिमिट। आपके लिए बेनिफिट है कि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा अनीस सुलेमान, ये बताएं कि चूँकि पाकिस्तान हमेशा कोशिश ये करता है, क्योंकि कोविड के बाद अगर हम बात करें तो वो फाइनली स्विच्ड आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान समहाउ, और हम अब उस पर स्विच भी कर गए हैं, अब हम उस पर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी दिखा रहे हैं।
ई कॉमर्स की बात की जाए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, लेकिन हम थोड़े से पीछे होते हैं हर चीज़ में, वो 4G हो, 3G हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर ई कॉमर्स हो या आप फ्रीलांसिंग की बात करें, वट एवर यू टॉकिंग अबाउट। तो कितनी देर लगेगी इसको ख़ासतौर पर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की, या आप लोगों को अफादियत तो बता रहे हैं कि इससे ये फ़ायदे हो सकते हैं, आप ये फ़ायदे उठा सकते हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है, और आप क्या सजेस्ट करेंगे इस हवाले से कि आपको कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एज सुन एज पॉसिबल तमाम तर डिपार्टमेंट्स जो है इसको उसमें एक्टिव किया जाए? जी, इसको जितना जल्दी कर लें उतना ही फ़ायदा है, स्पेशली हेल्थ केयर में और वेलनेस में। क्योंकि अगर आप इसको हेल्थ केयर में ले आएँ तो आप अपना खुद इलाज इस तरह कर सकते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, यू हैव ए सोर थ्रोट, आप जा रहे हैं उस पे जाके पूछें कि मुझे सोर थ्रोट है, तो आप इसकी बेस पे एक सेल्फ ट्रायज सिस्टम बिल्ड हो सकता है, जिसमें जैसे आप कभी हॉस्पिटल जाएं तो एक नर्स आती है, वो आपका एक ट्रायज लेती है कि बीपी ये है, आपका बुखार ये है, ये एक पूरी एक हिस्ट्री लेती है, हिस्ट्री की बेस पे डॉक्टर आपका इलाज करता है। बिल्कुल। ये हिस्ट्री की जो बेस पे डॉक्टर इलाज करता है, उसकी जो वो एक प्रिडिक्शन पे करता है। तो आप इन एआई की बेस पे इतने अच्छे आप ट्रायज सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं कि भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ ना इन्वेस्टमेंट करें, इसका ट्रेंडिंग डाटा ये जा रहा है, जैसे बिटकॉइन है या क्रिप्टो है। यू कैन टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन ChatGPT। पाकिस्तान में बिल्कुल आप जितनी देर करेंगे उतना नुकसान है, क्योंकि उतनी ज़्यादा मैन पावर आपके पास नहीं आएगी। अच्छा, लिमिटेशंस इसकी क्या हैं अनीस? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसको ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप प्रेफर तो बहुत करते हो, और ये ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है अगर आप इसे पॉजिटिवली या अच्छे पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी देयर विल बी लिमिटेशंस। तो वो क्या क्या हो सकती हैं? जी, अभी जितना डेटा ChatGPT के पास है वो 2021 तक का है। अब कोई और चीज़ जो आफ्टर 2021 हुई है वो आपको नहीं मिलेगी, वो GPT 4.0 पे आएगी। ऑफ कोर्स वो एक ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर आप नहीं अमल कर सकते बहुत ज़्यादा। आप इसको एज ए असिस्टेंस के तौर पे ले लें, बट यू कैन नॉट यूज देम एज योर गॉडफादर। आप इसको लेके चल नहीं सकते, तो यू विल बी डूम, आपको बहुत नुकसान होगा। जी हरमीत। अच्छा अनीस साहब, एक चीज़ जो हमने देखी है, यानी मैं अगर देखूं तो बहुत सारी चीज़ें जिस तरह आपने फरमाया कि चाहे वो हेल्थ केयर है या असाइनमेंट के हवाले से या कहीं ना कहीं आर्टिकल या सर्च, हम जो मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं और कहीं ना कहीं तारीख निकालते हैं, कोई ना कोई हिस्ट्री निकालते हैं, सर हमने उसके लिए हमेशा यूज़ किया है, कहीं ना कहीं यूट्यूब की वीडियो से भी फ़ायदा उठाया, कहीं ना कहीं गूगल का भी उठाया। आप इन दोनों चीज़ों के साथ साथ इसको कैसे कंपेयर करते हैं, और ये कितना जो है इस टेक्नोलॉजी को या गूगल या यूट्यूब की अगर बात करें उसको पीछे छोड़ने में ये कितना आगे जा सकता है सर? जी, ये कोलैबोरेट है। अगर आप इनके पास जितना भी डेटा है वो यूट्यूब की का भी डेटा मौजूद है। इसी के साथ जो अब ChatGPT माइक्रोसॉफ्ट ओन है, तो गूगल अपना भी बार्ड लेके आया हुआ है जो कि अभी एक्सपेरिमेंटल में है, तो वो यूट्यूब के साथ अटैच है। अब सिंपल ये दो नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत से AI बेस्ड सर्च इंजन आ चुके हैं जो कि आपके यूट्यूब की से आपने एक डिफरेंट एक चैनल पे गए यूट्यूब के, आपने कहा कि मुझे इसकी समरी चाहिए कि इस बंदे का यूट्यूब बनाने का स्टाइल क्या है, तो इसके ऊपर भी कई किस्म के AI बेस्ड सर्च इंजन आ चुके हैं, जो कुछ फ्री हैं कुछ फ्री नहीं है। टेक्नोलॉजी यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं लोग कि आपको पता चल जाए कि इस बंदे ने किस किस्म की यूट्यूब्स बनाई हैं, ताकि आप उसको गो थ्रू करके अपना मटेरियल उस पर डेवलप कर सकें। ऑल राइट अनीस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सारी बातें बहुत प्रोडक्टिव थी और काम बहुत प्रोडक्टिव है। एज सुन एज पॉसिबल अगर इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये टेक्नोलॉजी जो है वो अगर हमारे सिस्टम में इंडल्ज कर दी जाए तो मेरे ख्याल से काम करना आसान हो जाएगा डिपार्टमेंट्स के लिए भी, और आम ह्यूमन बींग या आम लेमैन या आम पाकिस्तानी की अगर हम बात करें तो वो मेरे ख्याल से इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है किसी भी चीज़ के एब्सेंस में। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break.
पे दर पे ऐसे वाकयात या ऐसी फुटेजेस या ऐसी स्टोरीज, सोशल मीडिया वायरल वीडियोस हमारे पास आती है, इसमें देखने में मिलता है कि किस तरह से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, किस तरह से हम मजीद तारीकी की तरफ चलते चले जा रहे हैं। अलबत्ता ये टिपिकल बातें हैं। आपको मॉडर्न फॉर्म में एक बात बताती हूँ, एक पिक्चर आती है, एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर वायरल हो जाती है और उसको हम देखते हैं, कंडेम करते हैं, लेकिन वी आर द पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हम उसको देख भी रहे हैं और कोई ना कोई इधर से ताना बाना मिलता है तो वो हमारे जानने वाले ही होते हैं या फैमिलीज होती हैं या दोस्त बाब होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। आपने कुछ दिन पहले बच्चियों की कुछ ऐसी बुलिंग की वीडियोस देखी जो कि एक प्राइवेट स्कूल की थी। उसके बाद अब एक और वीडियो सामने आई है जिसमें आप कहें कि बदमाश ग्रुप जो है ना वो बेसिकली हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में होता है। स्क्रीन के उस तरफ जो लोग मुझे देख रहे हैं ना वो बात कर रहे होंगे या समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ से रिलेट कर रही हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या होता है हमें पता है, कौन कौन सा ग्रुप वहाँ पे है हमें पता है। किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई बदमाश ग्रुप लाजमी होता है जिसका एक मोनोपोली होती है, इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन ओरिएंटेशन वाले दिन आप आओ तो कहते हैं इससे बच के रहो, ये ग्रुप बदमाशों का ग्रुप है ऑल दैट। मतलब ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आम सी बात है। अब एक और वीडियो जो सामने है इस पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है ज़िशान सियाराजा, इन्हें कहते हैं एजुकेशनिस्ट है, हमारे तालीम है। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, गुड टू सी यू। कहिएगा इस हवाले से कि हमारे पास ऑन एंड ऑफ वीडियोस आती रहती हैं, लेकिन ये ट्रेंड पुराना नहीं है, ये मतलब नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। शुरू से यूनिवर्सिटी कॉलेज में मोनोपली रही है स्टूडेंट्स की। तो ये जो बदमाश कल्चर है मेरे ख्याल से अब इसको पोस्ट करके इन्फ्लुएंस ज़्यादा करने के लिए सोशल मीडिया तक ले आए हैं। इस बारे में आप क्या कहती हैं? थैंक यू वेरी मच। आप ही की वसातत से देखो, सोशल मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। मीडिया इटसेल्फ के रूल्स एंड रेगुलेशन है। हमें पीजी बताया जाता था 13, 16, 18 और इस तरह, ठीक है। जब तक ये पेरेंटल गाइडेंस रहा ये चीज़ें इस तरह की नहीं आई, लेकिन जब पेरेंटल गाइडेंस मोबाइल पे चला गया, एंड मोबाइल इज़ टिपिकली इन एवरी चाइल्ड्स हैंड, और उसमें देखा नहीं जा रहा कि बच्चे को कोई गाइड कर रहा है, देखा जा रहा है कोई उसने जो स्क्रीनिंग जिस चीज़ या जिस चैनल में वो कर रहा है, जिस साइट्स में वो जा रहा है, क्या वो ब्लॉक हुई है, पेरेंट उसको देख रहा है कि वो कहाँ जा सकता है और क्या नहीं जा सकता। इस द सेम वे हमारे जो चैनल्स में भी बहुत चैनल्स आ गए। चैनल्स में भी हम जो प्रोग्राम्स होते थे जिसको हम ग्रेड कर देते थे, अब वो हमारे रूटीन के चैनल्स में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे आप ही के मतलब कि मैं किसी के लिए कह नहीं रही, लेकिन हर चैनल के ऊपर एक क्राइम चैनल भी चल रहा है, और क्राइम चैनल भी चल रहा है। और वो जो क्राइम चैनल है उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्रिएशन ऑफ द इंसिडेंट टिल द एंड, और वो उससे बात हो रही है, उससे बात हो रही है। देखिए, हर जगह ये चीज़ें एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ों को हमें ढक के छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है वो चीज़ कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, किस एज ग्रुप में देख रहा है, उसके रिएक्शन और उसके एक्शन क्या होंगे, क्या वो गाइडेड है या वो अनगाइडेड मिसाइल बन चुका होगा। अच्छा, इस बात को ऐड कीजिएगा कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब हम कोई क्राइम प्रोग्राम, तो हर न्यूज़ चैनल, हर टीवी चैनल, हर एंटरटेनमेंट चैनल पे भी चल रहा होता है, जहाँ पर हम लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं कि भाई आप देखिए क्राइम यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर हम उसको करने का तरीका भी बता रहे हैं टिपिकली, और स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू डू इट, और ये वेपन हर एक के हाथ में, ये जो ड्रग है ये हर एक के हाथ में इन द शेप ऑफ मोबाइल आ चुकी हुई है। उसके लिए आपका टेलीविजन होना ज़रूरी नहीं है, ये तो आप अपने फ्री टाइम पे, और आजकल हर एक के पास बहुत फ्री टाइम है। देखिए, जब तक हम हर एक को ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स में नहीं लेकर जाएंगे, हम पेरेंट का बताएंगे नहीं कि पेरेंट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। अगर आपने बच्चे कर लिए हैं तो उनको टाइम दें, उनको काउंसिल करें, उसको गाइड करें, वो किस चीज़ पे एक्सपोज हो रहा है, देखिए हमारे वक्तों में ना वी वर टोटली कंट्रोल्ड बाय आवर पेरेंट्स, किससे बात कर रहा है, किसके घर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको फोन कर रहा है, ठीक है। अब देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। ये आजकल का जो पेरेंट है, दे आर स्केर्ड एंड अफ्रेड ऑफ देयर ओन चाइल्ड। वो हमें आके कहते हैं कि मेरे बच्चे से मेरा मोबाइल ले लें, क्योंकि वो नहीं ले सकते, ठीक है जी। वो जिन जिन चीज़ों पे बच्चों को एक्सपोज कर दिया हुआ है, अगर वो पॉकेट मनी हमें तो मिलती नहीं थी, अब जो पॉकेट मनी भी है उसका यूजेज पेरेंट को नहीं पता वो क्या हो रहा है। ये जो ड्रग्स वगैरह आम हो रही हैं उसमें हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज वी आर ऑल आर एज अ पेरेंट, एज अ स्कूल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज डिपार्टमेंट्स, एज सोशल मीडिया, हर चीज़। देखिए, हमारे वक्तों में मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, हमें ये ट्विटर, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का नहीं पता था। आजकल ये जो विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट ये आजकल हर एक ने टिकटॉकिंग जो की हुई है, हर एक वांट्स टू बी अ पॉपुलर पर्सन, वांट टू बी एक्सेप्टेड, है ना जी। तो ये इसमें एक्सपोजर में ना सिर्फ बच्चे बच्चियां भी इन्वॉल्व हैं, और फिर जब बच्चियां इन्वॉल्व हो जाती हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अनगाइडेड, उनको नहीं पता कि इसके एंड में क्राइम क्या होता है।
क्राइम के एंड में आप किसको कह सकते हैं डिपार्टमेंटल सपोर्ट क्या मिल सकती है, किसी को कुछ पता नहीं। तो जब ये ब्लैकमेलिंग ऑन हो चुकी हुई है, ब्लैकमेलिंग के साथ क्राइम बढ़ चुका हुआ है, और ये क्राइम बहुत छोटी उम्र में बच्चों के पास है। हम एज ए स्कूल अपने बच्चों की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांगली चेक करना चाहते हैं, लेकिन हम पे प्रेशर है कि बच्चों के ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। जब ग्रेड्स अच्छे हैं तो वी आर नॉट एबल टू काउंसिल द चाइल्ड अदरवाइज। हमारे पे प्रेशर होता है, पेरेंट्स भी और या स्कूल्स वाले भी या सब जर्नली हमें चेक करते हैं कि रिजल्ट किसके अच्छे हैं। Result has to be dependent on the total personality of the child, which is dependent on the foundation, which is physical, social, emotional, psychologically हम बच्चे को कितना आसानियाँ देकर आगे लेकर But जा we रहे हैं। are focusing on digits only. On digits and grades only, which is the extra pressure on the child. हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हरमीत ने इस पर काफ़ी काम भी किया है, इस हवाले से लोगों से इंटरेक्शन उनका ज़्यादा होता है। जी हरमीत। अच्छा, वैसे आप लोगों ने बात की तो मुझे भी थोड़ी बहुत अपना माजी याद आ गया, और यही हम भी कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया की आप बात करें तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो इकरार जो है मैंने भी सर पे खाया, और कहीं ना कहीं हम भी बड़े बदमाश हुआ करते थे उस यूनिवर्सिटी में। तो वो चीज़ मुझे भी याद आई कि कहीं ना कहीं जिस तरह आपने बात की कि उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, उस ज़माने में भी थी लेकिन सोशल मीडिया नहीं था। दूसरी बात आप दोनों ने की जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि हम लोगों को क्राइम दिखाते हैं तो हम ये भी दिखाते हैं कि जितने भी ताने बाने आप भुने तो फिर कहीं ना कहीं जब गिरफ्त में आते हैं तो पुलिस जो है उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। अच्छा, इस सारे सूरत हाल को अगर हम देखें, आप क्या समझती हैं कि क्या लवाजमात होने चाहिए इंस्टीट्यूशन के, एक इदारे के? अब अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि अगर कोई टीचर हल्की सी सख्ती करता है तो बच्चे कंप्लेंट कर लेते हैं, प्रिंसिपल भी एक्शन लेती है, ऊपर से भी एक्शन आना शुरू हो जाता है। ये जो रुझान बढ़ रहा है इसका कितना नुकसान हो रहा है? कहीं ना कहीं इस किस्म के गैंगस्टर की जो वीडियोज आ रही है ना, हमारे ज़माने तो मार कुटाई हो जाती थी, बड़े आ जाते थे और फिर सुलह सपाटा किस्सा खत्म हो जाता था, लेकिन अब मामला जो है कहीं और चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमने फिल्म एक्टर की तरह पहले हम मिथुन चक्रवर्ती को फॉलो करते थे, अजय देवगन को करते थे, अब मामला जो है रणबीर कपूर के आ गए। तो इसको आप कैसे देखती हैं, कैसे इस सारी चीज को कंट्रोल किया जा सकता है? आपको आवाज आ रही है? नहीं। अच्छा, आपकी आवाज सुन नहीं सके, मैं आवाज रिपीट कर देती हूँ उनकी, मतलब मैंने इतनी बड़ी तकरीर कर दी, आप लोग आवाज ही नहीं ऑन एयर लोग सुन रहे होंगे, थोड़ा टेक्निकल मसला हो जाता है, इट्स लाइव शो, इट्स ओके। लेकिन आपकी बात में पहुंचा देती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं इस बात से डिसएग्री भी करता हूँ कि आपका जो अगर कंटेंट दिखाया जाता है क्राइम रिलेटेड तो उसमें ये होता है कि एक तो चलिए दिखा रहे होते हैं लेकिन वो अंजाम भी दिखाते हैं उसमें कि सारे सिनेरियो में किस तरह से होता है। देखिए, अंजाम के लिहाज से कुछ पकड़े गए, हम वही तो उनको एक्ट करके बता रहे हैं कि वो कैसे पकड़ा गया, तो आपने ऐसे नहीं पकड़े जाना। सो हमारा है कि हमें इस चीज़ों को अभी दे आर नॉट मैच्योर इनफ, उन मैच्योर माइंड्स को दिखाएं या समझाएं जो इसके कैपेबल हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े माइंड्स के लिहाज से। लेकिन हमारे अभी चूजे जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, वो इस चीज़ को नहीं एक्सपोजर में लेकर जाना चाहिए। हरमीत कंसाइज करके दोबारा से सवाल पुट कर दें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस सारे सूरत हाल में अगर हम देखें, चाहे हमारे यहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाहर हम इंतजामिया पुलिस को भी देखते हैं, फिर वो भी उस तरह हमें एक्टिव नजर नहीं आती। आपने पेशावर इस्लामिया कॉलेज में देखा कि एक चौकीदार ने एक प्रोफेसर को कैसे शूट किया। इसी तरह चीजें जो है वो भी आ रही कहीं ना कहीं। तो आप क्या समझते कि एक इदारे का किस किस्म का कंट्रोल होना चाहिए, और वहां पे बैठा जो वैसे तो तालीमी इदारों में वो डीएसपी, वो एसएसपी बिठाया जाता है जो ना अहल ना लायक होता है, काम का नहीं होता है, उसको बिठा दिया जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा पेट होता है, खाने पीने के लिए बैठा होता है। क्या समझती है कि किस किस्म के एक्टिव लोग बिठाने चाहिए? नहीं, देखो आपने अभी ये जो कहा कि ना, मैं थोड़ी सी रियलिस्टिक बातें करता हूँ, शायद आपको बुरी लगे, नहीं, बिल्कुल बुरी नहीं लगती, लेकिन आप ये देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं है और आप हर उंगली को जज नहीं कर सकते कि सारे एक जैसे होंगे। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, काफ़ी पैशनेटली इन्वॉल्व भी हैं, काफ़ी कमर्शियल इंटरेस्ट भी हैं, लेकिन हर एक बिजनेस चलाने के लिए हर एक चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन हम तो अभी सोसाइटल प्रेशर को कह रहे हैं, कुछ सोसाइटी के प्रेशर बिल्डअप हो रहे हैं। देखिए, हम जब हमारी जनरेशन थी, हर 10 साल के बाद जनरेशन चेंज होती है, उसके रिप्रिकॉशंस जो हमने पाले होते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, उस पर बच्चे पे असरअंदाज होती है। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि पहले वक्तों में मोबाइल का यूज़, मोबाइल का एक्सपोजर, उनकी अवेलेबिलिटी, उनके मैं कहूँगी प्राइसेस के लिहाज से थे ही नहीं, वजूद में ही नहीं था, इसलिए क्राइम भी कम था, उसका एहसास भी कम था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसको कैसे होना है, कैसे करना है, नहीं था। अगर आप अब क्राइम में जाके देखिए तो ज़्यादातर यंग बच्चे इन्वॉल्व, ज़्यादातर पुराने सीधा लोग नहीं हैं जो क्राइम में ही और पुरानी उनकी बैकग्राउंड हो। अब तो यंग स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व हैं,
कॉलेजेस के बच्चे इन्वॉल्व हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे इन्वॉल्व हैं और हर तरह से इन्वॉल्व हैं, बड़ा टेक्निकली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसका एक्सपोजर हमें ऑन सोशल मीडिया नहीं करना चाहिए। देखिए आपके भी प्रोग्राम, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो चेक करती है कि कौन सी चीज़ आप दिखा सकते हैं, किसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। देखिए शान ज़िया साहिबा, लेकिन ये होता ये है कि अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो दे डू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। हाँ अलबत्ता सोशल मीडिया को लगाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या कंटेंट दिखा रहे हो, क्या पुट कर रहे हो, क्या आवाम तक पहुँचा रहे हो। तो ये आपकी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी है, इसको आपको पूरा करना चाहिए। हमारे जितने रोल मॉडल्स हैं, जितने भी हेड्स ऑफ द स्टेट भी हैं, हम अपने पॉलिटिशियंस को भी देखें, लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो ये हमारी अपनी खासी अपनी आपकी ज़ाती जिम्मेदारी होती है। थैंक यू सो मच, आपका आने का बेहद की बातें बिल्कुल ठीक है। अब ब्रांड न्यू डे, तो पुरानी डस्टी थॉट्स को अपने इस वीक में इंडल्ज नहीं करना। खुश होकर दिन का आगाज़ करें, पूरे वीक का इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरीन होंगी। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।